So, hello everyone, Assalamu alaikum and good evening. I hope you all are doing well. This is Mohammed Aki Al Kamal. I am CEO and co-founder of Create Resilience and Adaptation. Along with this, I'm also the Secretary SDGs at the Block Association. And जो आज का हमारा सेशन होगा, जो आज हम लोग SDG कवर करेंगे, it will be on SDG 9 and SDG 8 will be covered by Sir Asad. It will be covered on the time या फिर on the day जो हमारा technically SDG 11 बनता था. So सर just switched the SDGs. तो जो आज का SDG है, it is on SDG 9 and SDG 9 states the name, आप कह सकते हैं industry, innovation and infrastructure. आगे बढ़ने से पहले मेमुना, I would like to request कि आप kindly screen share कर दीजिएगा presentation की. And guys, it will not be like ज़्यादा से ज़्यादा slides, roughly 12 slides है, क्योंकि आज की जो discussion है या आज का जो session है, it is more like discussion. So I would expect कि आप सारे के सारे contribute करोगे. बेशक थोड़ा सा करो, बेशक ज़्यादा करो, लेकिन please do contribute. So today's session is on SDG 9 that we clearly know कि किस तरीके से ये हमारे आप कह लो कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए और हमारे सोशल डेवलपमेंट वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इट इज़ proposed by the United Nations. Next slide में होगा. So yeah, typically सारे SDGs देख सकते हैं. Total there are 17 SDGs. Next slide में होगा. So what is the SDG 9? या आप कह लें कि what is the industry, innovation and infrastructure? Basically, मेरी आवाज आ रही है clearly? To let me know. Yes, sir. Thank you so much, Sitra. क्लियर नहीं आ रही. तैयबा, I think so कि आपकी वाली साइड में सेंटर डिस्टॉर्शन होगा. अगर बाकियों में सारी आ रही है, थोड़ा सा मुझे बता दीजिए. अगर नहीं आ रही क्लियरली आवाज, ताकि हम लोग प्रॉपर्ली स्टार्ट करें. थैंक यू सोमन. आपकी आवाज डिस्टॉर्ट हो रही है. ज्यादा हो रही है बुशरा? नहीं, थोड़ी थोड़ी हो रही है लेकिन क्लियर नहीं है. आई थिंक सो कि शायद इधर थोड़ा सा इंटरनेट प्रॉब्लम है. मैं स्विच करता हूँ. जस्ट अ मिनट. कुछ को ठीक आ रही है, कुछ को थोड़ी सी डिस्टॉर्ट आ रही है. आई थिंक सो कि सारे एक दफा अपने इंटरनेट कनेक्शंस देख लो, नेटवर्क्स देख लो कि स्टेबल है या नहीं. अब मैंने स्विच किया है अपनी साइट एंड इट इज मोर लाइक स्टेबल. आई एम जस्ट सिटिंग राइट बिसाइड द राउटर बेसिकली. सब स्टार्ट कर दें. गाइस, जिनको प्लीज क्लियर नहीं आ रही तो प्लीज आप देख लो कि आपकी इंटरनेट कनेक्शन सही है या नहीं है, क्योंकि बेसिकली आई एम जस्ट सिटिंग बिसाइड द राउटर और आदि पार्टिसिपेंट्स जो है आधे उनको क्लियर आ रही है. मैं स्टार्ट कर देता ताकि टाइम वेस्ट ना हो बाकी पार्टिसिपेंट्स का भी. और यहाँ आप कहते तो वेट कर लेता हूँ एक मिनट, जैसे आप. और टुडे ये सेशन थोड़ा सा लंबा जाएगा डिस्कशन की वजह से. अच्छा, लेट्स जस्ट फॉर्मली बिगिन. ऐसे ऐसे चलते हैं ताकि जो जो जिन जिन को डिस्टॉर्शन आ रही है, जिन जिन को प्रॉब्लम आ रही है, दे कैन आराम से स्विच और दे कैन आराम से लिसन. जो हम लोग आगे बात करेंगे क्योंकि आगे ही हमारा बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्ट होगा. सो SDG 9 के अंदर हमारे पास इट इज़ द बेसिकली अ बिल्डिंग ब्लॉक दैट अ फंक्शनिंग एंड अ मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक है. आप कह लो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हर कम्युनिटी के लिए एक फाउंडेशन है या एक कह लो उनका बिल्डिंग ब्लॉक है. हमारे फ्यूचर चैलेंजेस को मीट करने के लिए हमारी इंडस्ट्रीज और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे फ्यूचर चैलेंजेस को मीट करने के लिए हमारे इंडस्ट्रीज और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड होने की सख्त से जरूरत है. इस सब के लिए हम लोगों को इनोवेटिव सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज को लाना पड़ेगा, उनको प्रमोट करना पड़ेगा और साथ ही साथ ये इंश्योर करना पड़ेगा कि प्रॉपर बराबरी के और यूनिवर्सल रसाई मिले इंफॉर्मेशन की और फाइनेंशियल मार्केट्स की. किसको? हमारे जो कम्युनिटीज हैं हमारे पास, चाहे वो इंडिजिनियस कम्युनिटी हो या चाहे वो किसी भी तबके के ताल्लुक से किसी भी तबके से ताल्लुक रखने वाले लोगों से हो.
उन तक ये तमाम की तमाम रसाई, उनको ये एक्सेस देनी चाहिए। इससे क्या क्या होगा? इससे एक तो हमारे पास प्रॉस्पेरिटी आएगी, फलाह आएगी, जॉब ज्यादा से ज्यादा क्रिएट होंगी, और साथ ही साथ ये यकीनी तौर पे बनाया जाएगा कि हम लोग एक ऐसी सोसाइटी को बना रहे हैं जो कि स्टेबल है और साथ ही साथ प्रॉस्पेरस है इस पूरी दुनिया के अंदर। जो गोल 9 है, मतलब कि SDG 9 है, ये 3 चीजों के ऊपर फोकस करता है। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा इंडस्ट्रियलाइजेशन, और तीसरा इनोवेशन। इसी वजह से जो इसका पूरा नाम है SDG 9 का, वो ये है कि बिल्ड रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation। इंफ्रास्ट्रक्चर आप अपना ज्यादा से ज्यादा रिजिलियंट बनाओगे, सस्टेनेबल बनाओगे, उसकी क्वालिटी अच्छी करोगे। साथ ही साथ आप इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन या इंडस्ट्रीज का सेक्टर है, उसे आप सस्टेनेबल के साथ साथ इंक्लूसिव बनाओगे। इंक्लूसिव से मुराद है कि आप रसाई तमाम तबके के लोगों तक दोगे, उनको इक्विटेबल एक्सेस दोगे कि जॉब्स भी क्रिएट हो, और साथ ही साथ व्हेन दे विल बी एंटरिंग, दे विल बी एंटरिंग ऑन मेरिट बेसिस। थोड़ा सा कोटा भी कर लो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा मेरिट बेस। एंड फॉस्टर इनोवेशन, आपने न्यू से न्यू स्ट्रेटजीज का, न्यू से न्यू टेक्निक्स का इंतखाब करना है, ताकि हमारी जो टेक्नोलॉजीज हैं या हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं, वो मॉडर्नाइजेशन एरा की तरफ चले, वो आगे से आगे बढ़ती जाए। नेक्स्ट स्लाइड में मुना प्लीज। अच्छा, SDG 9 के अंदर हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स का जो वर्ड है वो बहुत ही ज्यादा अहम है, बहुत ही ज्यादा अहम किरदार अदा करता है। किस चीज के लिए? बेसिकली 3 फैक्टर्स आप कह लो पूरी हमारी सोसाइटी के या पूरी हमारी ह्यूमन लाइफ के इंपॉर्टेंट है ऑन इन्वेस्टमेंट्स। अगर हम लोग SDG 9 के मद्देनजर रखें, पहला पहला जो फैक्टर है डेट इज इकोनॉमिक ग्रोथ, और इकोनॉमिक ग्रोथ इज जस्ट राइट बिसाइड यू, जो मैंने पिक्चर लगाई थी इकोनॉमिक ग्रोथ के बिल्कुल साथ ही राइट साइड पर। इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ इज जस्ट लाइक एक मुल्क की फलाह, कि किस तरीके से ही कंट्री इज प्रोग्रेसिंग फॉरवर्ड। उसके बाद आती है सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट में हमारी, या आप कह लो हमारी कम्युनिटी है, या हमारी सोसाइटी के जितने भी रहने वाले लोग हैं, उनकी प्रोफेशनल वेलबींग के साथ साथ उनकी जो बिहेवियर है, या एक तरीके से जो सोसाइटल बिहेवियर है, उसको ठीक करना, उसको ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना, रिजिलियंट बनाना। और साथ ही साथ क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट एक्शन के अंदर ये है कि देयर विल बी मोर इनोवेशन, या देयर विल बी मोर टेक्नोलॉजी की इंक्लूजन जो क्लाइमेट फ्रेंडली है, या आम अल्फाज के अंदर इको फ्रेंडली है। नेक्स्ट, इसी साइड पे रहेगा मैं। साथ ही साथ मैं अब थोड़ी सी और चीजें ऐड कर लूँ कि जो इन्वेस्टमेंट्स के लिए ये 3 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, वो इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ पे होनी चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर होनी चाहिए, हमारे इंडस्ट्रियल साइड पर होनी चाहिए, मतलब इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज के सेक्टर के अंदर होनी चाहिए, और साथ ही साथ जहाँ पे टेक्नोलॉजीज, मैं ना वही वाली साइड रहने दीजिएगा जो बैक साइड थी। अच्छा, मैं एक मैं ना बैक साइड को कर दीजिएगा, पिछली साइड चलिए दीजिए बस। थैंक यू सो मच। अच्छा, सो मैं ये कह रहा था कि जो 3 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, वो इन्वेस्टमेंट कहाँ पे होनी चाहिए? इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए 3 साइड्स पर। एक तो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, दूसरी हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, और जो तीसरी इन्वेस्टमेंट है वो हमारी उस साइड पर होनी चाहिए जहाँ पे टेक्नोलॉजी का इंतखाब हो रहा है, जहाँ पे टेक्नोलॉजी चुनी जा रही है, बनी जा रही है। या एक तरीके से मैं इसको आम अल्फाज में कहूँ तो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस जहाँ पे हो रही है, वहां पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए? दरअसल हमारी जो ग्लोबल इकोनॉमिक लैंडस्केप है, जो पूरी दुनिया की आप कह लो मईशत की, अ, आप कह लो जो रेस में हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा रोज कुछ ना कुछ चेंजेस आती हैं, और बहुत तेजी से चेंजेस आती हैं, तब्दीलियां आती हैं। एक तो इस वजह से इन्वेस्टमेंट की जा रही होती है, और दूसरा ये होता है कि जो इनइक्वालिटीज होती हैं वो इंक्रीज हो रही हैं, जिसकी वजह से जो सस्टेन्ड ग्रोथ है उसे इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर इंक्लूड करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इससे क्या होगा? इससे 2 चीजें कह लो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। एक तो तमाम लोगों तक वो अपॉर्चुनिटीज जाएंगी इक्वली,
अपॉर्चुनिटीज के जाने के बाद जो दूसरी चीज आएगी वो ये होगा कि जब अपॉर्चुनिटीज पहुंच चुकी हैं तो जो लोग होंगे उनको इनोवेशन के साथ सपोर्ट किया जाएगा। और तीसरी चीज, दे विल बी अल्टीमेटली कंट्रीब्यूटिंग टू रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके साथ अगर मैं बात करूं तो यही था कि अगर हम लोग आउटब्रेक से पहले देखें, जो कोविड-19 का पेंडेमिक आया था उससे पहले देखें तो ग्लोबल जो मैन्युफैक्चरिंग आप कह लो, तो उसकी जो स्टेट थी या उसकी जो कंडीशन थी वो लगातार डिक्लाइन कर रही थी। डिक्लाइन करने की क्या वजूहत थी? पहली पहली जो वजूहत थी, पहली पहली जो मेजर वजह थी वो ये थी कि ट्रेड टेंशन बहुत आ रही थी। ट्रेड टेंशन से ये मुराद है कि जो दो ममालिक के दरमियान में हमारे पास ट्रेड हो रही थी, या एक तरीके से जो दो ममालिक के दरमियान में हमारे पास रसाइयाँ हो रही थी उनकी चीज़ों की, उनमें प्रॉब्लम्स आ रही थी। either it was from another country's pressure या either it was from geopolitical tensions। उन ट्रेड टेंशन के साथ साथ जो मैन्युफैक्चरर डिक्लाइन आ रहा था पेंडेमिक के अंदर, जो पेंडेमिक की वजह से हमारे पास ये था कि चीजें बनी नहीं जा रही थी इंडस्ट्रीज वगैरह के अंदर या टेक्नोलॉजी के अंदर कोई फर्दर प्रोग्रेस नहीं आ रही थी, उसने भी ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर मेजर इम्पैक्ट्स या मेजर असरात छोड़े थे। इसकी कुछ वजूहत है। एक तो हमारे पास ये था कि हाई इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत हो चुकी थी, जो आप कह लो चीजों के दाम थे या रेट थे वो बहुत ही ज्यादा आसमानों तक छू रहे थे। उसके साथ था कि जो एनर्जी प्राइस शॉक था, एनर्जी प्राइस शॉक से ये मुराद है आइदर आपके जो ऑयल की प्राइसेस होंगी या चाहे आपकी वो गैस की प्राइस होगी या एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी की बिल की प्राइसेस होगी, या तो वो अचानक से इंक्रीज कर जाएंगे या अचानक से दोबारा से डिक्रीज कर जाएंगे। दैट इज बेसिकली एन एनर्जी प्राइस शॉक। और साथ ही साथ जो सप्लाई आ रही थी रॉ मटेरियल्स की, उसके अंदर भी ताखीर का शिकार, आपको ताखीर का सामना करना पड़ रहा था। और हमारी जो ग्लोबल इकोनॉमिक डेसेलरेशन थी, इससे मुराद ये है कि जो हमारी पूरी दुनिया की मईशत थी, रादर बजाय इसके कि वो इंक्रीज करे, बजाय इसके वो प्रोग्रेस करे, वो कमतर होती चली जा रही थी, वो डिक्रीज होती चली जा रही थी। और इसकी वजूहत ये थी हाई इन्फ्लेशन रेट और बेसिकली कोविड-19 के पेंडेमिक की वजह से कि पूरी जो दुनिया थी वो अपने घरों के अंदर ही बंद हो चुके थे। अगर हम बात करें एलडीसीज की, एलडीसी से मुराद है कि लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज की, और इसका मैं मवाजना करना चाहूंगा दो रीजन्स के अंदर। एक रीजन है हमारे पास, हमारा अपना रीजन एशियन रीजन या एशिया कॉन्टिनेंट, और दूसरा हमारे पास है अफ्रीकन रीजन या अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अगर इसकी बात करें, मवाजना किया जाए, तो जो एलडीसीज हैं एशिया के लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, उन्होंने कंसिडरेबल प्रोग्रेस देखी है एसडीजी 9 के एसडीजी 9 को मद्देनजर रखते हुए। और जो अफ्रीकन रीजन की लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं या एलडीसीज हैं, जो उनकी प्रोग्रेस है वो बहुत ही ज्यादा चेंज हो चुकी है। रादर गोइंग टूवर्ड्स प्रोग्रेस, वो एक तरीके से फ्री फॉल का या दे आर डिक्रीजिंग, दे आर डिक्लाइन, उनकी जो प्रोग्रेस है वो कम से कम होती चली जा रही है। 2030 तक या 2030 की जो टारगेट है उनका सस्टेनेबिलिटी का, उसको अचीव करने के लिए उनकी जो प्रोग्रेस है उनको वो ज्यादा से ज्यादा अच्छा करना पड़ेगा। और ये हमें पता है हमारे एसडीजी से होगा। एसडीजी में बेसिकली कौन कौन से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? दैट विल बी एसडीजी 4, एसडीजी 5। लॉन्ग विद दिस हमारे पास डिफरेंट एसडीजी होंगे और आगे हम लोग इसी पर मजीद बात करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड में मोना प्लीज। अच्छा, डू लेट मी नो, आई एम नॉट बोरिंग यू। अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप लोग पूछ सकते हैं मेरे से, दरमियान में भी रोक कर। लेकिन अगर किसी की कोई बात की समझ नहीं आ रही, प्लीज रेज योर हैंड और या चैट बॉक्स के अंदर आप टाइप कर दीजिएगा कि आप दोबारा से समझा दीजिए, मैं समझा दूंगा। समझाने में कोई वो आप कह लो रुकावट पेश नहीं आती या मुश्किल नहीं है। अब बात होती है कि ग्लोबली हम लोगों ने कितनी ज्यादा प्रोग्रेस कर ली है या किस तरीके से हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एसडीजी 9। इसकी कॉमन एग्जांपल लिया मैंने आपकी जो सेलुलर डाटा है उसकी तरफ से, और ये है पूरी ग्लोब के हिसाब से। जो 2022 का डाटा है, ये 2022 की जो रिपोर्ट्स है, उन्होंने पिछली स्लाइड,
Memona, could you please go back to previous slide? Memona, please, previous slide. मेमुना, आपको मेरी आवाज आ रही? जी सर, आ रही है आपकी आवाज। मैं कह रहा था कि आप उसी स्लाइड पे चली जाइएगा जहाँ पे लिखा हुआ था हाउ मच प्रोग्रेस हैव वी मेड। ठीक है सर, मैं जाती हूँ। थैंक यू सो मच। अच्छा, तो मैं ही कह रहा था कि अगर हम लोग इसके ऊपर देखें कि हाउ मच प्रोग्रेस हैव वी मेड, कितनी ज्यादा हम लोगों ने तरक्की कर ली इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी की प्रोग्रेस के तहत, तो इसकी हम लोग, मैंने जो कॉमन एग्जांपल लिया पूरी वर्ल्ड के अंदर, या जो डाटा मुझे मिला है, जहाँ तक यूएन की वेबसाइट्स ले लें या यूएन की जो रिपोर्ट्स आई हैं, यूएन हैज मेजरली कैटर्ड मोबाइल कनेक्टिविटी डाटा, ये कह लो, या मोबाइल ब्रॉडबैंड नेटवर्क का जो डाटा है उसको उसने एज अ मेजर एग्जांपल या ग्लोबल एग्जांपल कंसीडर किया। अकॉर्डिंग टू यूएन 2022 का जो डाटा था यूएन का, 95% जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो मोबाइल ब्रॉडबैंड नेटवर्क की रीच में आई थी। लाइक उन तक सिग्नल्स की रसाई मिल चुकी थी उनको, लेकिन कुछ जो रीजन्स थे या कुछ जो इलाके थे वहां पर वो रसाई नहीं मिल रही थी। उसके बाद क्या नतीजा निकाला गया, जैसे जैसे हम लोग आगे प्रोग्रेस करते रहे, हमारा जो R&D था ग्लोबली, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उस सेक्टर को ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट दी गई। अलॉन्ग विद दिस, हमारा जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ का जो फेज है ग्लोबली, वहां पे ज्यादा से ज्यादा फाइनेंसिंग की गई, और ये डेवलपिंग कंट्रीज को मद्देनजर रखते हुए देखा गया था। इसका नतीजा ये निकला कि ज्यादा से ज्यादा इंप्रेसिव प्रोग्रेस देखी गई। और इंप्रेसिव प्रोग्रेस किस तरीके से देखी गई कि पहले जो 95% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन थी, जिसको प्रॉपरली मोबाइल ब्रॉडबैंड नेटवर्क मिल रहे थे या एक तरीके से सिग्नल्स मिल रहे थे, 97% ऑलमोस्ट जो ग्लोबल पॉपुलेशन थी उन तक वो सिग्नल्स पहुंचाए गए। और सिग्नल्स पहुंचाने के साथ साथ दे ऑल्सो गॉट मोबाइल सेलुलर कनेक्टिविटी या जो नेटवर्किंग होती है उस चीज तक भी उनको रसाई मिल चुकी थी। नेक्स्ट स्लाइड में। अच्छा, जस्ट लाइक जो SDG 4 की हम लोगों ने स्लाइड देखी थी, जिसमें मैंने वो जो आपसे 3 सवाल पूछे थे और फिर मैंने उसका मजीद आपको आगे बताया था कि हम लोग क्या क्या देखते हैं SDG के अंदर, व्हाट, वाई और एक तरीके से हाउ, कह लो आप। तो इधर भी 3 सवाल हैं मैंने किए हैं। आई वुड लव टू डिस्कस विद यू। पहला पहला क्वेश्चन है कि व्हाट नीड्स टू बी डन। उसके बाद आता है कि व्हाई शुड आई केयर। और उसके बाद जो क्वेश्चन आता है, इट इज व्हाट इज द प्राइस ऑफ इनएक्शन। अगर हम लोग एक्ट नहीं करेंगे तो उसकी कीमत हमें क्या चुकानी पड़ेगी। मैं थोड़ी देर के लिए माइक बंद करूंगा। आई वुड लव टू हियर योर व्यूज कि आप लोग इन 3 क्वेश्चंस को किस तरीके से देखते हो। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन का जवाब देना है तो दे कैन से कि आई वांट टू आंसर क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3। ओवर टू यू। जी बुशरा, यू हैव रेज्ड योर हैंड। ये ना इस पे वो आ रहा है कि स्टॉप शेयरिंग वाला, इसको काइंडली हाइड कर दें। एंड वाला क्वेश्चन जो है ना वो शो नहीं हो रहा, तो जरा ये काइंडली रिमूव कीजिएगा, हाइड कीजिएगा। ओके बुशरा, मेमोना काइंडली इसको आप थोड़ा सा साइड पे कर दीजिएगा। अब वैसे मैं बता देता हूँ आपको, जो लास्ट क्वेश्चन है, इट इज व्हाट इज द प्राइस ऑफ इलेक्शन। हमारी लापरवाही का क्या नतीजा होगा या क्या कीमत हमें अपनी लापरवाही की चुकानी पड़ेगी अगर हम लोग टाइमली एक्ट नहीं करेंगे। सो दैट इज द थर्ड क्वेश्चन। प्लीज टेक योर टाइम, अ मिनट और टू, जितना आपको टाइम चाहिए, लेकिन जस्ट अ मिनट और टू, ताकि हम लोग आगे बढ़े, आगे डिस्कशन कर पाए। आगे आइदर वो Q&A में हो या वैसे हो। Please, I would love to hear your views. Either you can type in the chat box, or you can open your mics by raising your hand.
Yes, Ms. Bushra, please आप पूछ सकते हैं। अच्छा, ये जो क्वेश्चंस आपने किए हुए हैं, व्हाट नीड्स टू बी डन, व्हाई शुड आई केयर, या व्हाट इज द प्राइस ऑफ इनएक्शन, ये लाइक ये आपने जो टॉपिक है हमारा एसडीजी 9, इससे रिलेट करके लाइक ऑब्वियसली आपने पूछा ना कि हमें इसमें लाइक क्या करने की जरूरत है और क्यों करना है, और यही है ना क्वेश्चन आपका एग्जैक्ट। Yes, Ms. Bushra, like अगर हम लोगों ने SDG 9 के अंदर कुछ प्रोग्रेस दिखानी है, इंडिविजुअली कर लो या बेसिकली आप कह लो कि कम्युनिटी के अंदर, तो हमें क्या चीज की जरूरत है। अगर हम लोग नहीं करेंगे तो उसका नतीजा हमारे पर क्या होगा और हमें ही क्यों करना चाहिए। Why should we be? अच्छा, तो इसमें सबसे पहले तो देखें, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर, इन दो चीजों पे जो है सबसे ज्यादा फोकस किया जाए। जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आए तो लाइक उसमें जो है सबसे पहले सस्टेनेबिलिटी देखी जाए कि आया कि ये सस्टेनेबल है या नहीं। ठीक है, तो लाइक अगर फॉर एग्जांपल हमने कोई भी बिल्डिंग जो है वो तामीर करनी है, तो हम उसकी सबसे पहले सस्टेनेबिलिटी देखेंगे, उसमें जो हम मटेरियल यूज कर रहे हैं क्या वो सस्टेनेबल है। अगर हम इन चीजों को फोकस नहीं करेंगे तो उसमें हमें कुछ इश्यूज जो है वो फेस करना पड़ेंगे, जो कि एक सस्टेनेबल बिजनेस के दौरान भी फेस करना पड़ते हैं। वो मैंने आपसे क्वेश्चन भी किया, शायद आप देख नहीं पाए, तो वो उसका आंसर मुझे एंड पे कर दीजिएगा कि हम देखें, अगर हम इन चीजों को मद्देनजर नहीं ना रखते सस्टेनेबिलिटी को, तो उसमें एक इशू आता है, वो है जो मेनली मेरा क्वेश्चन भी है कि हम इकोनॉमिक और सोशल और इन्वायरमेंटल गोल्स को जो है ना बैलेंस नहीं कर सकते उधर। तो ये एक मेरा क्वेश्चन भी है और ये एक इशू भी है बेसिकली, जो हम उसमें फेस करेंगे अगर हम सस्टेनेबिलिटी को नहीं देखते, सस्टेनेबिलिटी को अगर हम मद्देनजर नहीं रखते। दूसरी बात मैंने की इनोवेशन की, तो इनोवेशन ऑब्वियसली हर चीज में जरूरी है। हमेशा इनोवेशन को इनकरेज करेंगे तो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बंदा खुद ब खुद आ जाता है। तो एक ये इसमें पॉइंट ऐड हो सकता है, और न्यू टेक्नोलॉजीज जो हैं उनको जो है प्रमोट करना चाहिए। और लास्ट क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द प्राइस ऑफ कनेक्शन। अच्छा, अगर हम नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली जो इश्यूज मैंने बात की, इश्यूज हम फिर उसमें फेस करेंगे, जैसे एक मैंने बता दी, वो मेरा क्वेश्चन भी है, और उस क्वेश्चन को भी आंसर कीजिएगा प्लीज। बाकी तकरीबन मेरी तरफ से यही कुछ। थैंक यू सो मच मिस बुशरा, और मैं आपके उस क्वेश्चन को देख लिया था। मैं उसका आंसर एट द एंड करना चाहता था, और ये मत कहिएगा समझिएगा कि मैंने नहीं देखा। आई हैव सीन योर क्वेश्चन और मैं उसका आंसर लेके रेडी हूँ। मैंने अभी 4 साल की डिग्री के अंदर पढ़ा और जो उसका मैंने नतीजा अखज किया था। अपार्ट फ्रॉम मिस बुशरा, थैंक यू मिस बुशरा, आपने बहुत ज्यादा इंसाइटफुल डिस्कशन की। ये आप कहने की जो आपके व्यूज थे वो बहुत ज्यादा अच्छे थे। अपार्ट फ्रॉम मिस बुशरा, कोई कंट्रीब्यूट करना चाहेगा? Please, the floor is open. Do contribute. I think so. There is no. चलो आगे हम मजीद हम लोग कर लेते हैं। ओके मिस उमा, थैंक यू सो मच, आपने किया है इन द चैट बॉक्स टाइप किया। ऐसी है मिस उमा, और कि अगर इनोवेटिव सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज हम लोग प्रमोट करेंगे और इक्वल और यूनिवर्सल एक्सेस देंगे इंफॉर्मेशन की, देन वी कैन गो और वी कैन प्रोग्रेस फर्दर ऑन। अच्छा, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट नीड्स टू बी डन, हम लोग क्या क्या कर सकते हैं अपने। जी मिस नाला, you have raised your answer. You have raised your hand. Please feel free to open your mic. मिस नाला, आपने हैंड रेज किया है, प्लीज फील फ्री टू ओपन योर माइक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरी आवाज आ रही है? सलाम। जी जी। अच्छा, इसमें ना कहते थी कि अभी हम SGD 9 जो हमारे पास इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का था, तो मेरा बैकग्राउंड भी इन्वायरमेंटल साइंस, तो हमारी जो है 7-6 सेमेस्टर
उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो उनकी टेक्नोलॉजी थी एज कम्पेयर टू ISO 9 वो ज़्यादा हमारे पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। और जितनी, क्योंकि जब मैंने वहाँ पे विजिट की थी तो जो ISO 9 सर्टिफाइड इंडस्ट्री थी वहाँ पे जो है वो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी कुछ खास नहीं था और वर्कर के भी कोई जो है वो वहाँ पे कोई सिस्टम नहीं था। जस्ट वो लोग एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं और सारे जो है वो वर्कर वहाँ पे इफेक्ट हो रहे हैं। तो अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो है वो इन्वेस्ट करते हैं और नई टेक्नोलॉजी आप जो है वो वहाँ अच्छा, थैंक यू सो मच नाइला। सॉरी, आप अच्छा मिस नाइला, जहाँ तक मुझे समझ आया था आप ये कहना चाह रही थी कि अगर हम लोग इंडस्ट्रीज के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इसको हम लोग सस्टेनेबल किस तरीके से लेके जाएंगे, क्योंकि इन द मिड वे आपकी आवाज़ मुझे सुनाई नहीं दी थी। आइदर इट वाज माय प्रॉब्लम और प्रॉब्लम के लिए था, मुझे काइंडली आप बता दीजिएगा। काइंडली अगर आप लोग इसको थोड़ा सा समराइज कर दें मैं ताकि आपको आंसर दे दूं। नो, मैं ये कहना चाह रही थी कि जो है वो हमने इंडस्ट्री विजिट की थी एक ISO सर्टिफाइड और दूसरा ISO 9 सर्टिफाइड हमने इंडस्ट्री विजिट की थी। जो ISO सर्टिफाइड इंडस्ट्री थी वहाँ पे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर समहाउ बेटर था और वहाँ पे जो है वो जितने भी वो लोग वेस्ट जनरेट कर रहे थे उनको रिसाइकल कर रहे थे, समहाउ उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक थी। लेकिन जो ISO 9 सर्टिफाइड थी वहाँ पे जो है वो वर्कर जो है वो इफेक्ट हो रहे थे जितनी भी वहाँ पे पोल्यूशन हो रही है और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी कोई ख़ास नहीं था। तो मैं ये कहना चाहती हूँ अगर हम इन्वेस्टमेंट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे करें और न्यू टेक्नोलॉजीज पे करें तो हम इंडस्ट्रीज को बेटर कर सकते हैं। मैं ये कहना चाह रही थी। थैंक यू सो मच मिस नाइला, और आपकी मैं इसी बात में थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा अलॉन्ग विद इम्प्रूविंग द इंफ्रास्ट्रक्चर, और साथ ही साथ सब चीज़ों को देखते हुए आपको आपके वर्कर्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट योर वर्कर्स इंडस्ट्री बॉन्ड भी आप कह लो वो अपने बल पे खड़ी नहीं हो पाएगी। तो उसके लिए भी लाइक देयर इज ISO 45001, उस चीज़ को भी मद्देनजर रखा होता है। जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं इधर पाकिस्तान के अंदर, मैं लाहौर की कुछ मशहूर इंडस्ट्रीज को जानता हूँ। आई वॉन्ट बी टेकिंग देयर नेम्स। उन्होंने अपनी ISO 9001 भी करवाई हुई है, उन्होंने अपनी ISO 14001 भी करवाई हुई है, एंड दे आर ऑल्सो सर्टिफाइड इन ISO 45001। सो उनके पास जो ऑडिटर्स आते हैं दे आर बेसिकली इन्वायरमेंटल ऑडिटर्स, एनर्जी ऑडिटर्स एंड अलॉन्ग विद हेल्थ प्रोफेशनल्स, जिन्होंने एक तरीके से निबोश किया होता है या आयुष उषा किया होता है अलॉन्ग विद ISO 45001। So thank you so much once again, Ms. Naila. Ji Deva, you have raised your hand. You can ask your question. इसके इन क्वेश्चंस का आंसर में क्वालिटी मटेरियल का यूज़ करना और अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज़ करना और उसको सही तरीके से, और जो इन्वेस्टमेंट हो रही है उसका भी ठीक तरीके से यूज़ करना। Thank you so much, Ms. Deva. और I would be just taking a minute. जी Ms. Naila, you have raised your hand. मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाह रही थी। लाइक अगर हम इंडस्ट्री में देखा जाए तो जो इंडस्ट्री मैंने विजिट की थी वहाँ पे उन्होंने जो है वो सेफ्टी ये सारी चीज़ें दीवार पे लगाए हुए थे, उन्होंने लिखा हुआ था, लेकिन वर्कर को इतना आइडिया नहीं था। तो अगर हम अपनी इंडस्ट्री में पाकिस्तान में जितने इंडस्ट्री हैं अगर वहाँ पे टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हो रहे हैं तो कम से कम जो है अगर हम वर्कर को ट्रेनिंग दें इसको किस तरह हमने यूज़ करना है तो इस हद तक हम जो है वो जो इमरजेंसी हमारे पास सिचुएशन आ सकती है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक अगर सपोज़ हम खुद अगर हमारे अगर स्कूलों में हम देखें तो अगर हमारे पास वो जो फायर एक्सटेंशन लगा होता है हम में से किसी को नहीं पता कि हमने इसको यूज़ कैसे करना है, तो हमारे पास कोई ट्रेनिंग नहीं दी हुई थी ना। सेम इस तरह इंडस्ट्री में जो मैंने विजिट की थी वहाँ पे सेम वही वर्कर का सेम वही सीन था कि उन्होंने जो है वो सब कुछ दीवार पे लिखे हुए थे लेकिन उनको आइडिया नहीं था कि उन्होंने कैसे यूज़ करना है कैसे नहीं। तो अगर हम उनको ट्रेनिंग दें तो समहाउ बेटर हो सकते हैं। थैंक यू सो मच मिस नाइला, और यकीनन आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। अगर हम लोग उनको प्रॉपर्ली ट्रेन कर सकते हैं, जस्ट लाइक जो हम लोगों ने SDG 4 के अंदर बात की थी, प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स, देन वी कैन गो टुवर्ड्स अ पॉजिटिव रिजल्ट, और उसका जो एट द एंड
प्रॉपरली ओवरऑल जो उसका रिजल्ट होगा या नतीजा होगा वो बहुत ज़्यादा सबर आमोज होगा और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा होगा, उसके तासुरात अच्छी नजर आएंगे, पॉजिटिव इफेक्ट्स होंगे। सो आई हैव रेड द आंसर जो चैट बॉक्स के अंदर कमेंट किए गए थे, मिस मेला मिस मैगनी जो किए थे, थैंक यू सो मच। और अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा सा जवाब दे देता हूँ तीनों क्वेश्चंस का, ताकि मजीद हम लोग आगे बढ़े और हम लोग डिस्कशन के ज़्यादा से ज़्यादा टाइम डिस्कशन के अंदर गुजार सकें। वट नीड्स टू बी डन के अंदर हम लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर कौन कौन सा आ सकता है पाकिस्तान के लिहाज से? अगर पाकिस्तान के परस्पेक्टिव में बात करूँ तो हमारा जो ट्रांसपोर्ट का आप कह लो सेक्टर है, हमारा जो ज़राअत का सेक्टर है, हमारा जो एनर्जी सेक्टर है, एनर्जी सेक्टर के साथ साथ हमारा जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का सेक्टर है, उस इन 4 सेक्टर्स के अंदर अगर हम लोग प्रॉपरली ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, देन वी कैन गो टूवर्ड्स अ पॉजिटिव गोल। हमारा जो अल्टीरियर मोटिव होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा सबर आमोज होगा। उसके बाद आप कह लें इस चीज को अचीव करने के लिए हमें लोअर कार्बन एमिशंस का भी टारगेट अचीव करना होगा, और हमारा जो मोबाइल ब्रॉडबैंड एक्सेस है हमें उसको भी सही करना पड़ेगा, क्योंकि इट इज ऑल्सो एन इंडिकेटर टू अचीव SDG 9। जो वाई शुड आई केयर में आंसर यही है कि अगर हम लोग केयर नहीं करेंगे, अगर हम लोग इसकी परवाह नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? अल्टीमेटली इट विल नॉट बी अफेक्टिंग जस्ट द होल प्लेनेट जिसके अंदर हमारा इन्वायरमेंट आए। अल्टीरियरली जितना ज़्यादा हम लोग नेचर को नुकसान पहुँचाएंगे, उतना ज़्यादा इन्वायरमेंट भी हमें बैलेंस आउट करने के लिए हमें उसका असरात से नतीजा लाइक हमें जो हमारे ऊपर इम्पैक्ट्स आएंगे हमें वो अपने सर लेने पड़ेंगे। इसके अंदर बेसिकली यही है कि जो हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो सस्टेनेबल होना चाहिए, सस्टेनेबल के साथ साथ इनोवेशन भी आनी चाहिए, क्योंकि जब इनोवेशन आएगी देन ये एम्प्लॉयमेंट को और साथ साथ इनकम को जनरेट करेगा, जो कि इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा, हमारी मैशत के लिए अच्छा। ये की रोल इस तरीके से अदा करते हैं कि इससे इंट्रोडक्शन होती है न्यू टेक्नोलॉजीज की पार्टिकुलर सेक्टर्स के अंदर, जो हम लोगों ने पहले 4 डिस्कस कर लिए थे पाकिस्तान के लिहाज से। उसके साथ साथ जो हम लोग प्रोडक्ट्स वगैरह मैन्युफैक्चर करेंगे वो इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर जाएंगे, दे विल बी एक्सपोर्टिंग आउट फ्रॉम पाकिस्तान, और इस तरीके से हमारे पास जो हम लोग रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं वो एफिशिएंट हो इन अ बेटर वे और लॉन्गर वे में होगा ज़्यादा से ज़्यादा। हमारे लिए वाई शुड आई केयर के अंदर हम लोग को एक और चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज को बनाना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज को लगाना पड़ेगा। एट दी एंड इसका जो इसकी रीजन बनती है कि हमें क्यों लगाना पड़ेगा, तो वो ये है कि हमारा जो स्टैंडर्ड है, हमारा जो वे ऑफ लिविंग है वो इम्प्रूव होगा ज़्यादा से ज़्यादा जब हम लोग इंडस्ट्रीज को लगाएंगे। और उन इंडस्ट्रीज को हम लोगों को रागिब करना पड़ेगा कि वो सस्टेनेबिलिटी वाली साइड को टच करें ही करें, वो सस्टेनेबिलिटी की तरफ रागिब हो, उसको परस्यू करें, एज यही अप्रोच हमें इन्वायरमेंटल क्राइसिस के अंदर बचा सकती है। और जो लास्ट क्वेश्चन है कि हमारे इलेक्शन का प्राइस क्या होगा, तो जो हम लोगों ने पहला गोल पढ़ा था सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है आफ्टर, मेरे नजरिए से आफ्टर SDG 2, आप लोगों के नजरिए से वो गोल कहाँ पे रैंक करता है आई डोंट नो, लेकिन मेरे नजरिए से जो सबसे इम्पोर्टेंट है दैट इज राइट नाउ SDG 2। सो जो पहला गोल है SDG 1 नो पॉवर्टी, वो हमारे लिए अटेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसकी जो कीमत हमें चुकानी पड़ेगी वो बहुत ज्यादा होगी, किस तरीके से कि जो गुर्बत का खात्मा होगा वो खत्म, उस चीज को खत्म करने के लिए हमें बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। एज इसकी जो वजह बनती है मेजरली वो यही होती है कि इंडस्ट्रीज आपकी मेजर ड्राइवर्स होती हैं ग्लोबल डेवलपमेंट के दर से, और इंडस्ट्रीज का काम होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एडवांस करना। और अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ही इम्प्रूव नहीं होगा, अगर हम लोग उसको इम्प्रूव करने में ही नाकाम हो जाएंगे, देन हम लोग इनोवेशन को साथ साथ नहीं ला सकते, और इसका जो नतीजा होगा वो ये होगा कि हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है दैट विल बी पुअर, हमारा जो सैनिटेशन का निज़ाम है इन पाकिस्तान लेट्स सपोज दैट विल बी पुअर, और हमारे पास लिमिटेड एक्सेस ऑफ एजुकेशन होगी।
मेमुना आप स्क्रीन ओपन कर दीजिए बेशक। सॉरी मेमुना, नेक्स्ट स्लाइड मेमुना प्लीज। अच्छा, these were some facts and figures जो कि यूनाइटेड नेशंस ने लॉन्च किए थे। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस, these facts and figures were launched in, आप कह सकते हैं, अराउंड 2022 जो इसके है। और इसके मुताबिक वो कहते हैं कि जो करंट ट्रेजेक्टरी है, या आप कह लें जो बेसिकली हम लोग कहाँ लीड कर रहे हैं या कहाँ जा रहे हैं, दीज आर कि हमारी जो कार्बन एमिशंस है वो 36.8 बिलियन मेट्रिक टन तक रीच हो चुकी है 2022 के अंदर, और 2022 को सबसे ज्यादा हॉटेस्ट ईयर ऑफ द सेंचुरी रिकॉर्ड किया गया था। उसके बाद हमारी जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग है वो डिक्लाइन कर फ्रॉम 2021 से जो 7.4% थी वो अब आ चुकी है 3.3% पे। नेक्स्ट स्लाइड नंबर, और अगर आप कहोगे तो मैं स्लाइड्स मजीद शेयर करूंगा। अब आते हैं हमारे पास जो मेजरली हमारे हैं टारगेट्स ऑफ द SDG 9। इसके टोटल 8 टारगेट्स हैं। टारगेट 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.A, 9.B, 9.C। अब अगर हम टारगेट्स को देखें, जो पहला टारगेट है वो ये है कि डेवलप सस्टेनेबल, रिजिलिएंट एंड इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका मतलब ये है कि हमें ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा जो कि क्वालिटी के एतबार से रिलायबल हो, सॉरी, सस्टेनेबल हो और रिजिलिएंट हो। और इसके अंदर हमारे पास इंक्लूड रीजनल और ट्रांस बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर भी आते हैं। रीजनल या ट्रांस बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर की एग्जांपल मैं इस तरीके से दे देता हूँ कि जो US और कनाडा का बॉर्डर है, बेसिकली दैट बॉर्डर हैज नो बाउंड्रीज, उनके दरमियान में कोई बार्स नहीं है, दैट इज जस्ट अ लाइन। और जो दोनों कंट्रीज के ममालिक, जो दोनों ममालिक के वर्कर्स हैं, बेसिकली दे कैन पास दैट लाइन और दे कैन गो टुवर्ड्स द ऑपोजिट कंट्री और उसके अंदर काम कर सकते हैं। बेसिकली उनके कहने का यही मकसद था कि जो रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर है या एक तरीके से जो ट्रांस बॉर्डरिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी के एतबार से मजबूत बनाना पड़ेगा, बेहतर बनाना पड़ेगा। इससे क्या होगा, इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर हमें सपोर्ट मिलेगी और हमारी जो इंसानी फलाह है, जो हमारी ह्यूमन वेलबींग है, उसे ज्यादा से ज्यादा प्रोग्रेस, उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा आप कह लो पॉजिटिव रिजल्ट देखा जाएगा। क्योंकि इसका जो मेजर फोकस होगा वो यही होगा कि एक तरीके से अफोर्डेबल और बराबर की रसाई मिले तमाम लोगों को। जो टारगेट 9.2 है वो ये कहता है कि टू प्रमोट इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसका मतलब ये होता है कि हम लोग इंक्लूसिव, या आप कह लो कि ऐसी इंडस्ट्रीज का इंतखाब करें, ऐसी इंडस्ट्रीज को प्रमोट करें जो 2030 तक एक तो आप कह लें पॉजिटिव रिजल्ट अदा करती रहें, साथ साथ वो इंडस्ट्रीज के अंदर अपनी GDP को बूस्टअप करें जो मुल्क की होती है, और साथ अपार्ट फ्रॉम द GDP वो जो शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है उसे वो रेज करें। शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अब ये कह सकते हो कि कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं वर्ल्ड के अंदर जिनके अंदर आप शेयर्स वगैरह ले सकते हैं, और वो जो इंडस्ट्रीज होती हैं अपार्ट फ्रॉम गिविंग द शेयर्स टू डिफरेंट पीपल, या जहाँ पे आप बाय वगैरह कर सकते हो स्टॉक मार्केट के अंदर, बेसिकली वो इंतखाब करते हैं कि वो अपने एम्प्लॉयमेंट्स के साथ वो शेयर्स वगैरह बांटें। तो यही वो चीज़ कह रही है कि बराबरी के शेयर्स मिले उनके एम्प्लॉयज को भी, बेशक कम मिले लेकिन बराबरी के मिले, ताकि वो एक तरीके से अपना यूजर को बेहतर कर सके एंड दे कैन इंप्रूव देयर वे ऑफ लिविंग। और उन्होंने ये कहा था कि जो इंडस्ट्रीज है वो अपना शेयर यहाँ पे वो जो LDCs में है या जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज के अंदर इंडस्ट्रीज लगाई हुई वहाँ पे वो अपनी वर्किंग को ज्यादा से ज्यादा मजबूत बनाए। जो टारगेट 9.3 है, मतलब कि टू इंक्रीज एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज एंड मार्केट्स। इसका मतलब ये है कि हम लोग जो जो छोटे पैमाने में बनी हुई इंडस्ट्रीज हैं, आप कह लो जो छोटे छोटे स्टार्टअप्स हो गए या एक तरीके से जो होम बेस्ड बिजनेसेस हो गए, और ये पार्टिकुलरली देखे जाते हैं डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर, एक तरीके से उन तक जो रसाई है फाइनेंशियल सर्विसेज की उसे ज्यादा से ज्यादा बनाया जाए, उसे ज्यादा से ज्यादा यकीनी तौर पे बनाया जाए, और उन मार्केट्स को या वो जो उनके प्रोडक्ट्स हैं उन्हें मेन चेन या मेन स्ट्रीम मार्केट्स के अंदर लेके आया जाना चाहिए, मतलब कि जो बड़ी बड़ी मार्केट्स है उनके अंदर मुतालिब करवाना चाहिए। उसके बाद आता है टारगेट 9.4। इसका मतलब ये है कि
हम लोगों को हमारी जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उनको अपग्रेड करना पड़ेगा सस्टेनेबिलिटी की गर्ज की वजह से। और ये मजीद ये कहता है कि 2030 तक जब हम इसको इंडस्ट्रीज और इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड कर लेंगे, मॉडिफाई कर देंगे सस्टेनेबल बनाने के लिए, हमारे पास जो हमारी रिसोर्स यूज एफिशिएंसी है, चीज़ों को इस्तेमाल करने की जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज हो जाने के साथ साथ हम लोग हमारी इंडस्ट्रीज के अंदर इन्वायरमेंटल साउंड टेक्नोलॉजीज और क्लीन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करेंगे या क्लीन प्रोसेसेस का इस्तेमाल करेंगे। और इसके अंदर तमाम कंट्रीज को, तमाम ममालिक को एक टेबल पर आना पड़ेगा और देन दे कैन कंट्रीब्यूट इन दिस टारगेट 9.4। मजीद आप कह लो जो 9.5 है टारगेट, इट इज टू एनहांस रिसर्च एंड अपग्रेड इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजीज। इसका मतलब ये है कि हम लोग को साइंटिफिक रिसर्च की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। हमारी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर टेक्नोलॉजीज है या टेक्नोलॉजिकल जो सेक्टर है हमारा इंडस्ट्रीज का, उसे अपग्रेड करना पड़ेगा तमाम कंट्रीज के अंदर। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज की बात नहीं होती, बल्कि एलडीसीज के अंदर भी बात होती है। 2030 तक हमें उनको अपग्रेड करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि हमारी जो इनोवेशन है उससे ज़्यादा से ज़्यादा बूस्टअप मिलेगा, इंकरेजमेंट मिलेगी, और ये लीड करेगा ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्चेस को। और जो डेवलपमेंट वर्कर्स हैं, मतलब कि जो काम कर रहे होते हैं, जो एक एक्सपीरियंस्ड और स्किल्ड वर्कर्स हैं, वो पब्लिक या आप कह लो प्राइवेट सेक्टर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा नमूदार हो। उसके बाद आता है टारगेट 9.8। ये है टू फैसिलिटेट सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। इसका मतलब ये है कि हम लोग सस्टेनेबल और जो रिजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, उसकी डेवलपमेंट जो डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर वो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, उसके अंदर हम लोग अपनी अपनी मदद से उसको फैसिलिटेट करें। आइदर वो फाइनेंशियली हो सकती है, टेक्नोलॉजिकल हो सकती है, या टेक्निकल सपोर्ट हो सकती है। और ये पार्टिकुलरली अफ्रीकन कंट्रीज के कॉन्टेक्स्ट में बोला जा रहा है। या वो अफ्रीकन कंट्रीज को दें या वो एलडीसीज को दें, क्योंकि बेसिकली एलडीसीज आर नॉट जस्ट इन अफ्रीकन रीजन, इन लैटिन अमेरिका और इन एशियन रीजन। देयर आर आल्सो सम आइलैंड्स जो कि छोटे छोटे हैं और जो कि अभी एलडीसीज का है के अंदर उनका नाम है, और ऐसे आइलैंड्स भी जो कि यूनाइटेड स्टेट्स से थी और वो अलग से अपनी मुमलिकत रखते हैं। जो टारगेट 9.b है, बेसिकली इट इज टू सपोर्ट डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल डाइवर्सिफिकेशन। इसका मतलब ये है कि हम लोग जो घरेलू टेक्नोलॉजी है उसकी डेवलपमेंट के अंदर हम लोग सपोर्ट करें। डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर जो जो रिसर्च हो रही है, जो जो इनोवेशन हो रही है, उसको सपोर्ट करते करते हम लोग इंश्योर करें कि जो इन्वायरमेंट की पॉलिसी है वो यकीनी हो, बहुत ज्यादा रिलायबल हो, और उसके अंदर जो वैल्यूज हैं या हमारे जो की पॉइंट्स हैं वो डाइवर्सिफिकेशन रखते हो इंडस्ट्रीज के एतबार से भी। लाइक एक जो वैल्यू है या एक जो की पॉइंट है वो तमाम इंडस्ट्रीज के लिए ना हो, it should be divided among those industries as well. There should be a diversification in those key points. और जो लास्ट टारगेट है, टारगेट 9.6, it is to ensure universal access to information and communication technology। मतलब ये है कि हम लोगों ने एक्सेस रसाई इंक्रीज करनी है इस टेक्नोलॉजी की, आईसीटी की, ज्यादा से ज्यादा, ताकि जो लोग हैं उन वो इंटरनेट तक प्रॉपरली, एक तो वो यूनिवर्सल रसाई मिले और उनको वो अफोर्डेबल रसाई उनको मिले। और ये वैसे जो टारगेट था ये एलडीसीज के एतबार से ये अचीव हो जाना चाहिए था बाय 2020। तकरीबन 2022 तक 92% या 90%, आई एम नॉट श्योर, 90 to 92% जो हमारी वर्ल्ड पॉपुलेशन थी उस तक ये पहुंच चुका था। 2022 के अंदर इट वाज 95, और उसके बाद जो 2023 की रिपोर्ट आई थी रिसेंटली, दैट वाज अप्रोक्सीमेटली 97% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन को यूनिवर्सल एक्सेस मिल चुकी है टेक्नोलॉजी की, या आप कह लो बेसिकली इंटरनेट की। एंड इसके अंदर भी इलॉन मस्क का जो प्रोजेक्ट था स्टारलिंक, दैट हैज प्लेड अ मेजर रोल फॉर लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, या आप कह लो एलडीसीज के लिए। नेक्स्ट स्लाइड में मुड़ा प्लीज। अच्छा, अब बात करते हैं
पाकिस्तान के एतबार से हमारी कौन कौन सी ऐसी मेजर प्रॉब्लम्स हैं। जस्ट अ मिनट। अच्छा, आप बात करते हैं, सॉरी मुझे थोड़ा, अब बात करते हैं कि पाकिस्तान के एतबार से हमारे पास ऐसे कौन सी मेजर प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पर हम लोग SDG 9 को प्रॉपर्ली अचीव नहीं कर पा रहे हैं। जो हमारी प्रोग्रेस है वो इतनी ज्यादा कुछ ममालिक के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा स्लो है या बहुत ही ज्यादा कम है। तो हमारी कैसी कौन कौन सी वजूहत है। पहले जो है कि हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो हमारी जो GDP के अंदर कंट्रीब्यूट कर रही है, तो दैट इज बेसिकली जस्ट 13.6%। हालांकि बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन के अंदर ये बहुत ही कम है। मेजोरिटी कुछ कंट्रीज के अंदर ये जो परसेंटेज है GDP की, चाहे वो डेवलपिंग, इट इज मोर देन 40%, और दैट 40% इज मोर देन एनफ डेवलपिंग कंट्रीज को डेवलप्ड कंट्रीज तक लेके जाने के लिए या उनसे मुकाबला करवाने के लिए इस असना में। उसके बाद हमारे पास आता है हमारा दूसरा पॉइंट, आप कह लो कि लो एम्प्लॉयमेंट कंट्रीब्यूशन। इसका मतलब ये है कि हमें हमारे जो एम्प्लॉयज हैं या आप कह लो जो जॉब क्रिएशंस हैं वो कितनी है। अगर कंट्री पाकिस्तान के एतबार से देखा जाए, दैट इज बेसिकली जस्ट 14.1% राइट नाउ, दैट इज रियली। उसके बाद आता है ट्रेड डेफिसिट इज जस्ट लाइक कि हमारी जो ट्रेड के अंदर मुश्किलात आ रही है, आप कह लो जो ट्रेड टेंशंस है वो बेसिकली ज्यादा से ज्यादा राइज कर रही है, जिसकी वजह से जो हम लोग हमारी जो एक्सपोर्ट्स है वो कम से कम हो रही है। एंड राइट नाउ बेसिकली ये जो डाटा है ये लास्ट ईयर का डाटा है, अभी रिसेंटली मुझे डाटा नहीं मिला, तो 2023 के एतबार से मैं बात करूँ, 2023 के एतबार से दिस डाटा इज जो हमारा ट्रेड डिस्ट्रिक्ट है इज 34%। उसके बाद है जो हमारा ओवरऑल पूरी ग्लोबली जो हमारा वर्ल्ड ट्रेड है, या आप कह लो जो उसके हमारा वर्ल्ड ट्रेड के अंदर जो हमारा बेसिक शेयर है वो बहुत ही ज्यादा कम हो चुका है, 0.12। अगर हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के एतबार से देखें, पाकिस्तान इज रैंकिंग 109 आउट ऑफ 120 कंट्रीज। और जो लास्ट लाइन है, मैंने इसको इस तरीके से लिखा था, जो हम लोगों ने भी टारगेट की बात की थी कि हम लोगों को रिसर्च के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों को भेजना चाहिए, स्किल्ड वर्कर ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट पर्सन या कह लो जो ट्रेन पर्सन है वो ज्यादा से ज्यादा क्रिएट करनी चाहिए। अगर हम वैसे बात करें तो जो 10 लाख अगर हम लोग देखिए पाकिस्तान में, उनमें से सिर्फ और सिर्फ 167 ऐसे पर्सन है जो कि रिसर्च वाली साइड पे या डेवलपमेंट की साइड पे जाते हैं, R&D की साइड पे। और अगर हम लोग इसी का मवाजने कंपैरिजन करें चाइना से, एंड लिटरली ट्रस्ट मी राइट नाउ चाइना SDG 9 के एतबार से बहुत आगे। जो लास्ट ईयर का डाटा है मैं उसके वैसे एतबार से बता रहा हूँ, और जो चाइना है 10 लाख के एतबार से, 10 लाख जो पीपल है उनके एतबार से दे आर प्रोड्यूसिंग मोर देन 1000, लाइक अप्रोक्सीमेटली आपके पास डाटा है 1090 वो रिसर्चर्स प्रोड्यूस कर रहा है, और पाकिस्तान is just producing 167 researchers. Next slide, please. Guys, please tell me if I'm not boring you. If कोई question है तो please you can raise your hand and you can ask me. अच्छा, अब आता है हमारे पास ये स्लाइड के हमारा जो डिक्लाइन है इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर या हमारी जो GDP के अंदर डिक्लाइन है इंडस्ट्रीज का, उसकी क्या मेजर रीजंस है। पहला यही है कि वीक प्रोडक्शन लाइन, हमारा जो प्रोडक्शन का लाइन है या एक तरीके से कह रहे जो हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग का तमाम प्रोसेसेस होते हैं, या जो हमारे पास एट दी एंड हम लोग जितना भी रॉ मटेरियल्स वगैरह यूज कर ले पर डे के एतबार से या आपके लिए पर वीक के एतबार से, मैं वैसे एग्जांपल दूंगा समझाने के लिए पर डे के एतबार से वो कितना ज्यादा है। लेट्स सपोज कि एक इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री ए और इंडस्ट्री बी। इंडस्ट्री ए और इंडस्ट्री बी दोनों इक्वल अमाउंट के अंदर अपने रिसोर्स या आप कह लो अपने रॉ मटेरियल्स का यूज करती है एतबार से। इंडस्ट्री ए के पास ज्यादा से ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजीज हैं और इंडस्ट्री बी के पास थोड़ी सी आप कह लो आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज। इंडस्ट्री ए अपना वही इक्वल अमाउंट के अंदर जो रॉ मटेरियल्स हैं उनको ऐसे एफिशिएंट वे में यूज करेगी कि उन रॉ मटेरियल से ज्यादा प्रोडक्ट्स वगैरह बन सके, ज्यादा से ज्यादा उसकी मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रॉन्ग हो सके, ताकि वो एट दी एंड ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सके। और वही इंडस्ट्री बी उसके मुकाबले में अपनी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी के साथ ज्यादा से ज्यादा वो प्रोडक्ट्स वगैरह नहीं बना पाएगी, जिसकी वजह से वो ज्यादा से ज्यादा पैसा नहीं कमा पाएगी, ज्यादा से ज्यादा वो मनी ओरिएंटेड नहीं होगी वो इंडस्ट्री। एट द एंड दैट इंडस्ट्री विल बी इन लॉस।
rather than going towards profit. तो यही वो कहते हैं कि हमारा जो प्रोडक्शन लाइन है, या आप कह लो कि जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है, दैट इज रियली वेरी बिग इन पाकिस्तान, आप कह लो इंडस्ट्रीज के एतबार से। उसके बाद कहते हैं कि पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वही एक चीज को बनाने के लिए हमारी जो लागत आ रही है, कुल लागत उन रॉ मटेरियल्स को लाने के लिए, क्योंकि मोस्टली पाकिस्तान के अंदर जितने भी रॉ मटेरियल्स आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी एतबार से देख लो, पाकिस्तान जो खुद जनरेट करेगा दैट इज वेरी लो। मैं कह सकता हूँ कि उसको कुछ केसेस के अंदर वो मोर देन 50% है, लेकिन मोस्ट केसेस के अंदर, अगर मैं इसको एग्जांपल दूं, अगर हमारे पास 85% ओवरऑल इंडस्ट्रीज है, तो 85% इंडस्ट्रीज के अंदर जो उनकी प्रोडक्शन आ रही है, जो उनके रॉ मटेरियल्स आ रहे हैं, वो एक्सपोर्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान उसको नहीं बना पा रहा मोर देन 50%। तो हमारी जो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, या हमारी जो एक चीज कुल लागत आ रही है, वो बहुत ही ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर आप कह लो कंट्रीज के मुकाबले में। इस वजह से हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो ज्यादा लॉस में जाती हैं, क्योंकि वो देखती है कि हमारी जो एज कम्पेयर लाइक अगर हम पाकिस्तान का मुवाजना किसी और मुल्क से करें, तो वही इंडस्ट्री की कोई और ब्रांच पाकिस्तान के मुकाबले में उस मुल्क में ज्यादा से ज्यादा कमा रही हो, और ये वाली जो इंडस्ट्री है वो कम से कम कमा रही है। एंड वो इंडस्ट्री को वो स्टेप लेना ही पड़ेगा कि वो पाकिस्तान से अपना बिजनेस पूरा उठा करके किसी और कंट्री में जाके शिफ्ट हो जाएगी। उसके बाद आता है कि सिक्योरिटी कंसर्न्स फॉर इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज के कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो सकते हैं, कुछ ऐसे इंडस्ट्री इंसिडेंसेस हो चुके हैं पाकिस्तान के अंदर, जहाँ पर उनका जो अमला था that wasn't safe and they had to evacuate from Pakistan। उसके बाद आता है हमारा एनर्जी क्राइसिस, बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है। वही आए दिन हमारे जो यूनिट प्राइसेस होती हैं, या कह लो जो इलेक्ट्रिसिटी हो जाए या ऑयल एंड गैस हो जाए, या बेशक हमारा कोल ले, उसकी जो प्राइसेस होती है उसके अंदर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आती है, जिसकी वजह से वी हैव टू फेस दिस क्राइसिस, या हमारे पास कह लो कि शॉर्टेजेस आ जाती हैं और ओवरऑल प्रोडक्शन के अंदर। दैट्स व्हाई जो हमारी मेजर इंडस्ट्रीज होती हैं, दे हैव टू मूव आउट। उसके बाद आता है कि इनएफिशिएंट लेबर एंड टेक्नोलॉजी। इनएफिशिएंट लेबर से मुराद ये है कि हमारी लेबर को प्रॉपर्ली नॉलेज नहीं होती, या वो प्रॉपर्ली स्किल्ड नहीं होती, और टेक्नोलॉजी भी हमारी बहुत ज़्यादा आउटडेटेड होगी। इसके अंदर मैं बेसिकली इस चीज़ के अंदर मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि हमारी जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर बेसिकली मोस्ट ऑफ द अगर हम लोग इंडस्ट्रीज ले लें, मैं यहाँ पे पार्टिकुलरली एग्जांपल लूंगा जो इंटो का भट्टा है, जहाँ पे ईंटें वगैरह बनती हैं, ब्रिक किल्स जो, वहाँ पर चाइल्ड लेबर को, या आप कह लें वुमेन लेबर को ज्यादा से ज्यादा देखा जाता है जितने भी सर्विस में है। इवन इन माय ओन सिटी जहाँ पे है, यहाँ आप कह लें बेशक जो बाकी देहात वगैरह सब वाली साइड है, वहां पर भी ज्यादा से ज्यादा ये देखा जाता है कि बच्चे या खवातीन इस चीज के अंदर ज्यादा से ज्यादा आ रहे हैं, rather than going towards more men या एक तरीके से skilled या trained workers। चाइल्ड लेबर पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा है, तो वो भी हमारी इंडस्ट्रीज को डिक्लाइन करने का एक मेजर रीजन बनता है। क्योंकि एट द एंड जब एक मीडिया, लेट्स सपोज एक मीडिया कवर करने आता है एक उस इंडस्ट्री की प्रोग्रेस को, and when they wholly cover the whole progress of that industry, majorly उसके अंदर चाइल्ड लेबर को भी उनको इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है, एंड दैट लीव्स अ वेरी बैड इम्पैक्ट ऑफ दैट इंडस्ट्री टू द होल वर्ल्ड। उनकी जो इमेज है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। और उसके बाद ये है कि नो प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन। इसका ये रीजन है कि आपका जो प्रोडक्ट बेसिकली वो प्रॉपरली लेबल्ड वगैरह नहीं होता। लेबल्ड इन द सेंस के उसकी जो रसाई है या उसकी जो पहुंच है वो पार्टिकुलर सेक्टर्स तक या पार्टिकुलर फील्ड्स तक नहीं होती। इसकी एग्जांपल मैं ये दे सकता हूँ कि पाकिस्तान से जो चीजें बन के जाती हैं, बेसिकली दैट विल गो आइदर इन लेट्स सपोज यूएई, और यूएई में एक इंडिया की कंपनी है दैट विल गेन एट ऑल पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स, बट वहाँ पे जस्ट सिर्फ और सिर्फ वो इंडिया का लेबल लगा देंगे और वो इंडिया के नाम से वो सारी की सारी चीजें बेचेगी, रादर देन वो बेचे पाकिस्तान के नाम से। और यही हमारा जो नमक है, हमारा जो हिमालयन सॉल्ट है, इंडिया ऐसे ही कर रहा है। इंडिया इज जस्ट आप कह लो सेलिंग आउट पाकिस्तान नमक, अपना नेम लगाकर, अपना लेबल लगाकर। उसके बाद आता है कि लैक ऑफ कैपिटल।
हमारा जो प्रॉपर्टी ज़र मुबादला है वो बहुत ज़्यादा कम है, इस वजह से भी ये मेजर रीज़न है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पाकिस्तान के अंदर अचीव हो नहीं रही राइट नाउ वी आर आल्सो इन अ टर्मोइल, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा छोड़ कर जा रही हैं, क्योंकि उनको वो कोई भरोसा दिलाने वाला नहीं है कि यस वी आर रिस्पॉन्सिबल, आप इन्वेस्टमेंट करें, हम आपको प्रॉफिट देंगे ही देंगे। उनको वो कोई भरोसा दिलाने वाला नहीं है। At the end, investors do require this belief from political parties, चाहे कोई भी है पाकिस्तान के अंदर। उसके बाद आता है लो फॉरेन इन्वेस्टमेंट। हमारी जो बाहर से आने वाली इन्वेस्टमेंट्स है, हमारी जो बाहर से आने वाली इन्वेस्टमेंट्स है वो बहुत ज्यादा से कम हो चुकी है। और पाकिस्तान के अंदर लो लिटरेसी रेट है। मैंने आपको एसडीजी 4 के अंदर भी ये बताया था राइट नाउ, और लिटरेसी रेट इज आप कह लें कि 58.9 समथिंग। मैं दोबारा बता दूंगा, लेकिन राइट नाउ और लिटरेसी रेट इज 58.9, जो कि बाहर के मुकाबले में या अगर हम किसी और कंट्री से मुकाबला करें बहुत ही ज्यादा कम है। नेक्स्ट स्लाइड में होगा। अच्छा, ये है एक साइकिल कह लो, ट्रैप कह लो, या एक मॉडल कह लो, जो कि आई रेड इट समवेयर और आई थॉट कि मैं इसको इनकॉर्पोरेट करूं ताकि ये समझ आना चाहिए, और इसको पाकिस्तान के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझाना चाहिए। आप लोग आगे से आगे समझा सकते हो बाय योर ट्रेनिंग्स। जब आप लोग इसको प्रॉपर्ली सीख जाओगे देन यू कैन इनकॉर्पोरेट दिस इनटू योर ओन स्लाइड्स वगैरह, और आप लोग इसको आगे समझा सकते हैं। बेसिकली ये जो आप कह लो प्रॉपर्ली मॉडल है, इट्स साइक्लिक, और ये दो चीजों पे इंसार रहता है, एक तो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ, दूसरा आपकी डेवलपमेंट। स्टार्ट करते हैं हम लोग द कंट्री हैज लो इनकम से। लेट्स दो चीजों में जाएगा। एक कंट्री की लो इनकम क्यों होगी, पहले पहले एक तो उसकी इकोनॉमी, जो उसकी मीशत है उसके अंदर बहुत ही ज्यादा कम ग्रोथ देखी जाएगी। दूसरा, वो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट बहुत ज्यादा कम करेगा।
हेलो, आई एम सो सॉरी गाइस, तो लाइट चली गई थी एंड आई हैव टू स्विच। सो हम इसी साइड पे थे। हम लोग ये कह रहे थे कि एक कंट्री लो इनकम जो जनरेट करता है, एक तो उसकी जो मईशत है वो बहुत ज्यादा कम से कम ग्रोथ हो रही होती है उसके अंदर, और दूसरा ये है कि वो इन्वेस्टर्स को कम से कम अट्रैक्ट करता है डेवलपमेंट के एतबार से। दूसरी बात यह है कि जब वो लो इनकम जनरेट करेगा तो उसके दो नतीजे होंगे। एक तो ये होगा कि हमारे उस कंट्री का जो एजुकेशन और हेल्थ केयर का निज़ाम होगा, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं देखी जाएगी। वहाँ पर वो जो एतबार है एजुकेशन या हेल्थ केयर का, वो उसकी जो प्रोग्रेस है वो कम से कम होती चली जाएगी। दैट विल डिरेल फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, या आप कह लो दैट विल डिरेल फ्रॉम इट्स ओरिजिनल प्रोग्रेस, या फ्रॉम इट्स ओरिजिनल गोल। जो दूसरा नतीजा होगा इकोनॉमिक ग्रोथ के एतबार से, वो ये होगा कि वो कंट्री बहुत ही कम से कम सेव कर पाएगा अपनी आप कह लो बजट के अंदर। और दूसरा ये कि कम से कम सेव करने के साथ जो वो प्रॉपरली ज़र मुबादला कमाएगा या ज़र मुबादला जनरेट करेगा, कैपिटल जनरेट करेगा, उसके अमाउंट बहुत कम होगा। उसका नतीजा क्या होगा? उसका नतीजा ये होगा इकोनॉमिक ग्रोथ में, जब कैपिटल कम जनरेट होगा, कि इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बहुत कम होगी। उसका एट द एंड ये नतीजा निकलेगा कि आउटसाइड जो बाहर की कंट्री से फिर आपको इन्वेस्टमेंट लानी पड़ेगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कम होगी। आप अपने मटेरियल्स वगैरह का या जो आप अपना ओवरऑल प्रोजेक्ट बनाओगे वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं बना पाओगे, जिसकी वजह से कोई दूसरा बाहर का कंट्री भी आपको ट्रस्ट नहीं करेगा और वो बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट देगा ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट के एतबार से। एट द एंड आपकी जो इकोनॉमी होगी वो लो ग्रोथ होगी, उसके अंदर कम ग्रोथ देखी जाएगी, उसकी जो प्रोग्रेस होगी वो ज़्यादा नहीं होगी। उसके बाद अगर हम डेवलपमेंट के एतबार से देखें, जब हमारे पास लो लेवल होगा एजुकेशन या हेल्थ केयर का, वो लीड करेगा लो लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल। मतलब कि आपकी जो ह्यूमन पावर होगी एक कंट्री की, आइदर वो अनपढ़ निकलेगी या आइदर वो बीमार ज्यादा निकलेगी। लाइक इट विल द पीपल ऑफ दैट कंट्री विल नॉट बी मोर हेल्दी एंड मोर स्किलफुल और एजुकेटेड, यू कैन से। उसकी वजह से जो हमारे काम करने की सलाहियत होगी या एक इंसान की वर्क फोर्स एबिलिटी होगी या कैपेबिलिटी होगी हमारी ह्यूमन पावर की या ह्यूमन रिसोर्स की, वो बहुत ही ज़्यादा कम से कम होगी। वी विल नॉट बी मोर क्रिएटिव, वी विल नॉट बी थिंकिंग ऑक्सिस, और हम लोग एक रिसोर्सेज के अंदर, हमारी रिसोर्सेज के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग उनका एफिशिएंटली यूज़ नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से एट दी एंड जो उस कंट्री का ओवरऑल सिनेरियो होगा डेवलपमेंट के एतबार से, जब वो ओवरऑल ग्लोबली जाएगा इन द होल वर्ल्ड, जो उस कंट्री का इमेज जाएगा डेवलपमेंट के एतबार से, कि यहाँ पे यहाँ की जो वर्क फोर्स है या यहाँ की जो ह्यूमन कैपिटल है, दोज आर वेरी इल और दोज आर वेरी इलिटरेट। जो बाहर से इन्वेस्टर्स आएंगे वो ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाए, वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। हमारा जो कंट्री होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं ले पाएगा बाहरी आप कह लो मुल्कों से, ममालिक के लोगों से, जिसकी वजह से स्टिल हम लोग दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएंगे कि जो हमारा कंट्री है वो लो इनकम के ऊपर है। और वैसे बेसिकली इसको मैंने इसलिए इनकॉर्पोरेट किया था क्योंकि हम लोगों को ये समझ आ जाए कि हम लोग SDG 9 को क्यों देखें इकोनॉमिक ग्रोथ के एतबार से भी और डेवलपमेंट के एतबार से भी। एक साइड पे हमारा हेल्थ केयर और हमारा एजुकेशन आ रहा है और दूसरी साइड पे हमारा डायरेक्टली कहो या इनडायरेक्टली कहो इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ रहा है, हमारा आप कह लो बिल्डिंग्स भी सॉरी हमारी इनोवेशन भी आ रही है और हमारी टेक्नोलॉजी भी आ रही है इकोनॉमिक ग्रोथ में। नेक्स्ट स्लाइड में हूँ ना। अच्छा, जो हमारी पास्ट एफर्ट्स हैं मैं वैसे बताना चाहता हूँ कि 1947 के अंदर जब हम लोगों ने पाकिस्तान हासिल किया था, बहुत ही कम इंडस्ट्रीज थी और उनकी जो सर्विसेज थी वो बहुत ही कम से कम थी। मैन्युफैक्चरिंग की जो इंडस्ट्रीज थी वो ज़्यादा से ज़्यादा नहीं थी, और जो कम इंडस्ट्रीज थी उनमें बेसिकली वही थी आर्मामेंट्स की थी और मतलब कि जो गोला बारूद बनाती थी। 1955 से 1960 का दौर देखें तो उसके अंदर जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ देखी गई थी दैट वाज पर ईयर 23% ग्रोथ देखी गई थी। 1958 को से लेकर 1968 का जो एरा था उसके अंदर उसको डेकेड ऑफ डेवलपमेंट कहा गया था, कि मतलब कि इस एरा के अंदर हमारे 3 सेक्टर्स इंप्रूव हुए थे, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस कह लो या सर्विसेज कह लो। उसके बाद आता है 1978 से 1988 का दौर, इसको कहा जाता है डेकेड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इसके अंदर देखा गया था एक तो लिबरलाइजेशन, हमारा टैरिफ्स के अंदर रिडक्शन देखा गया था,
डी नेशनलाइजेशन इकोनॉमी को देखा गया था, और जो इंटरेस्ट रेट है, या आप कह लो जो इसको उर्दू में आई थिंक सो सूद का ऐसे कुछ कहते हैं, स्टिल आई एम नॉट श्योर, लेकिन जो इंटरेस्ट रेट है उनको डिसेंसिटाइज किया गया था। और उसके बाद आने वाला जो दौर था बेसिकली वो पीएमएलएन का स्टार्ट हो चुका था, और उसके अंदर बहुत सारे आप कह लो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स थे वो देखे गए थे। अगर मैं इसकी एग्जांपल्स दे दूं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स थे, तो दोज वर आई गेस, हमारे पास मेजरली जो नाम आते हैं वो सीपेक आते हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। उसके बाद आते हैं मेट्रो बस प्रोजेक्ट, ऑरेंज लाइन, जो इनिशिएट बेसिकली स्टार्टिंग में चाइनीज गवर्नमेंट के लोन से किए गए थे, और सीपेक के अंडर बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट हुई है, और लाइक डिफरेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उन इन्वेस्टमेंट से, जिसके अंदर हमारे पास आता है हमारा कोल, हमारा विंड, हमारा सोलर और हमारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, जिसका जो मेजरली पर्पज है वो ये है कि हमारी जो एनर्जी नीड्स है हमें हमारे मुल्क की वो उनको पूरा करें, लेकिन स्टिल वी आर नॉट properly complying to our energy needs and we are not fulfilling our energy needs. अच्छा, अगर मैं वैसे बात करूं, अपार्ट फ्रॉम टेकिंग एनी गवर्नमेंट साइड, जो पीटीआई ने था साबका हुकूमत, डेट लॉन्च्ड एन इनोवेटिव प्रोग्राम जिसका नाम था पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल, जिसका ये उन्होंने इनेबल किया था कि जितनी भी जो गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज हैं उनकी परफॉर्मेंस को चेक किया जाए, गवर्नमेंट अफेयर्स के अंदर आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते थे, और साथ ही साथ आप लोग जो सिटीजन्स थे वो जनरेट कंप्लेंट्स को जनरेट कर सकते थे या उनको रजिस्टर कर सकते थे, सॉरी। उसके बाद ये था कि नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम निकली थी, जिसका मकसद ये था कि बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह प्रोवाइड किया जाए लोगों को, और ज़्यादा से ज़्यादा लाखों करोड़ों लोगों को जॉब्स मिल सकें सर्विस इंडस्ट्रीज, जो सर्विसेज इंडस्ट्रीज थी, लाइक आप कह लो इलेक्ट्रिसिटी की सर्विसेज हो जाएं, या प्लम्बिंग की सर्विसेज हो जाएं, या एक तरीके से वाटर मैनेजमेंट की सर्विसेज हो जाएं, और कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन की जॉब्स थी वो प्रोवाइड की गई थी लोगों को। उसके बाद ये था कि चाइना के साथ आपके बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स थे, प्राइम मिनिस्टर, साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ जो ऑफिशियल विजिट किया था चाइना के अंदर, उनमें बेसिकली वो था कि सेकंड बेल्ट एंड रोड फोरम, जिसका जो बेसिकली वो मकसद था वो ये था कि जो कल्चरल एंड डिजिटल कनेक्टिविटी थी चाइना और पाकिस्तान की, उसे बढ़ाया जाए, उसे मजबूत किया जाए, और एक तरीके से इनोवेशन या आप कह लो नॉलेज बढ़ाई जाए आपस में। उसके बाद आते हैं कुछ सॉल्यूशंस, इसके अंदर थोड़े से मैं आपको बताऊंगा, थोड़े से आप बताइएगा। जो मेरे जहन के अंदर आते हैं, अब ये इट्स मोर लाइक अ डिस्कशन बेस्ड। उसके अंदर ये है, शुरू हम लोग शुरू ही इस तरीके से करें कि जो हमारी स्ट्रेटजीज हैं या पॉलिसीज हैं वो इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर एफिशिएंट वे के अंदर हम लोग करें। दूसरी पॉलिसी यहाँ आप कह लो, या दूसरा सोल्यूशन वो ये हो सकता है कि हम लोग लोन्स प्रोवाइड करें इजी इंस्टॉलमेंट के साथ, लो इंटरेस्ट रेट के साथ, कि हम लोग जो उनसे इंटरेस्ट वगैरह लेंगे दैट विल बी वेरी लो, और ये पॉलिसीज वगैरह या लोन्स की जो पॉलिसी है उसे हम लोग जनरेट करें, उसे हम लोग जनरेट करें इन अ सेंस, आई एम सो सॉरी, मैं बात भूल गया था, मैं दोबारा से उसको याद करता हूँ क्योंकि आई जस्ट रिसीव्ड अ नोटिफिकेशन, सो सॉरी। अच्छा, याद आ गया। ये था कि हम लोग ऐसे लोन्स प्रोवाइड करें इजी इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर, लो इंटरेस्ट रेट के साथ, इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह को, जहाँ पर उनको वो क्रेडिट्स वगैरह मिल सके और उनको वो तमाम कैपिटल मिल सके, उनको वो तमाम पैसा मिल सके इन्वेस्टमेंट के लिए, कि वो इस प्रोजेक्ट को लगा दें पाकिस्तान के अंदर और उसको रनिंग में लेकर आ जाए। उसकी बात ये थी कि हम लोग रोड वगैरह, जो हमारा रोड नेटवर्क है इंडस्ट्रियल यूनिट्स वाली साइड पर या मार्केट वाली साइड पर, उसे हम बहुत अच्छा करना चाहिए, क्योंकि SDG 9 के अंदर ये भी एक इंडिकेटर है कि हम लोग इस चीज़ को इम्प्रूव करें। उसके बाद जो मेरे पास कुछ सॉल्यूशंस हैं वो ये था कि हम लोग न्यू मार्केट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। उसके अंदर इंडस्ट्रियल, जस्ट अ मिनट गाइस, जस्ट अ मिनट। अच्छा, सो लेट्स, मेरी आवाज आ रही होगी आई एम होपिंग, तो लेट्स जस्ट कंटिन्यू।
वो ये था कि हम लोग कुछ ऐसे सफिशिएंट बेस के अंदर ऐसे रॉ मटेरियल्स ला सकते हैं जो इंडस्ट्रीज के अंदर कम कीमत के ऊपर अच्छा से अच्छा रॉ मटेरियल बना सके और वही रॉ मटेरियल किसी और इंडस्ट्री के अंदर यूज कर सके, वो इंडस्ट्री अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट बनाने के लिए। दूसरी बात ये थी कि पाकिस्तान उन चंद कंट्रीज के अंदर है जहाँ पर यंग लेबर फोर्स है। वो यंग जो पीपल है, नौजवान नस्ल की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है, नॉट चाइल्ड लेबर। Basically, these are the tools to drive Pakistan towards a sustainable future and a more progressive city, more progressive country. और हम लोग उन यंग सिटीजन्स को या यंग यूथ को स्किल्स प्रोवाइड करें, एजुकेशन प्रोवाइड करें, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करें और उन्हें एक तरीके से वर्ल्ड लेबर फोर्स का हिस्सा बनाएं। इसका मकसद ये है कि पाकिस्तान की जो यूथ है that will also serve in different world initiatives like in just a minute guys. Basically वही था, लास्ट स्लाइड मेरी थी, सॉरी फॉर द डिस्ट्रप्शन गाइस, प्लीज बेयर विद इट, इट विल माय लास्ट थिंग। वो यही था कि हम लोग फोकस करें हमारी एक्सपोर्ट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा, हमारी इम्पोर्ट्स को हम लोग डिक्रीज करें। जो हम लोग इम्पोर्ट्स वगैरह बाहरी ममालिक से मंगवा रहे हैं, हम लोग लोकल इंडस्ट्रीज को कहें कि उन इम्पोर्ट्स को हम लोग सब्सटीट्यूट कर लें, उनके अल्टरनेटिव्स निकाल लें, हम लोग कम रिसोर्स के अंदर वही सब्सटीट्यूट के तौर पे हम उस चीज़ को यूज़ करें। तो ये है, हम लोग अपना इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह इंप्रूव कर सकते हैं। वी हैव द कैपेबिलिटी, वी हैव द पावर, वी जस्ट नीड टू वर्क ऑन सेल्व्स। और मजीद मेमुना लास्ट स्लाइड पे ले जाएं, लास्ट स्लाइड वही, if you will be having any query you can contact me, you can contact on my LinkedIn, on my Gmail, you have my personal number, आप लोग कर सकते हो व्हाट्सएप पे रब्ता, कभी भी आप कह लो कोई सोल्यूशन चाहिए तो do let me know. Thank you so much once again everyone, this was from my side. I hope कि I haven't taken your enough time और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने SDG 9 का मेरे से कुछ सीखा हो। मैं आई एम नॉट दैट मच एक्सपर्ट, स्टिल इट्स माय स्टार्टिंग फेज, लेकिन मेरा ये था कि जितना मैंने सीखा है या जितना मेरे पास नॉलेज था वो मैं सब कुछ आप तक पहुंचाऊं। तो दिस वाज फ्रॉम माय साइड। अब बात पढ़ते हैं डिस्कशन की तरफ। इफ यू हैव एनी Q&A यू कैन प्लीज आस्क फ्रॉम मी, और साथ ही साथ आई वुड लव टू हियर द व्यूज फ्रॉम योर साइड। व्यूज इन अ सेंस, मुझे सॉल्यूशंस के सेंस में चाहिए कि सॉल्यूशंस आप लोग क्या क्या प्रोवाइड करना चाहते हो। बाकी द फ्लोर इज ओपन फॉर डिस्कशन नाउ। एंड मेमुना आप स्क्रीन शेयर करना बंद कर सकती है, नो वरीज। अच्छा, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन था मिस बुशरा का। मिस बुशरा, मैं आपका क्वेश्चन देखकर ही सब लोगों से लूंगा। could anyone please repeat कि वो क्वेश्चन क्या था, क्योंकि मैंने दोबारा ज्वाइन किया है एंड आई हैव erased, मेरे पास वो चैट बॉक्स के अंदर कोई चैट नहीं है। मिस बुशरा, आप तब तक वो क्वेश्चन लिख दीजिए जो क्वेश्चन था, मैं एक और फेलो का क्वेश्चन ले लेता हूँ। जी मिस तैयबा, यू हैव अ क्वेश्चन, प्लीज रेज योर हैंड एंड यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। देखें ना, हम आपने बोला ना सॉल्यूशंस, तो सॉल्यूशंस तो हमारे पास बहुत सारे हैं। इवन के हमारे पास जो है पूरी वर्ल्ड ने जितने भी कंट्रीज़ हैं उन्होंने जिस जिस SDG में जो जो अपना प्लान इम्पोज किया, उन्होंने हमें एज इट इज़ मतलब के दे दिया कि वो तो कह रहे हैं कि उसको जो है हम कॉपी भी कर लें। तो फिर उनको देख के हम अपने SDGs को जो है उनकी लिमिटेशन को क्यों नहीं ख़त्म कर सकते? क्यों बेहतर नहीं बना सक रहे हम अभी तक पाकिस्तान को? अच्छा, तो ये बात, तो आपका ये क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर ये है कि जो वर्ल्ड प्लान्स दिए हुए हैं, बेसिकली जो प्लान्स दिए हुए हैं दोज आर डेवलप्ड कंट्रीज। इसकी एग्जांपल मैं ये तरीके से दे सकता हूँ कि ऑस्ट्रिया इज अमंग द टॉप 10 कंट्रीज राइट नाउ। जो भी SDG रिपोर्ट आई है UN की तरफ से, जो SDGs को बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं, उनके अंदर ये बहुत ज्यादा काम कर रही है। एंड ऑस्ट्रिया इज अ डेवलप्ड कंट्री, नॉट अ डेवलपिंग कंट्री। उन जो जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज है, दे हैव लॉन्च्ड देयर वर्क प्लान्स या दे हैव लॉन्च्ड देयर डेवलपमेंट प्लान्स या वर्क मॉडल्स ऑन देयर पर्सपेक्टिव, के उनके पास सारा का सारा मनी थी, उनके पास सारी की सारी यूथ पावर थी, उनके पास सारी की सारी अच्छी पॉलिसीज थी, उनके पास गुड गवर्नेंस थी, उनके पास मोर फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी, उनके पास ट्रस्टेबल कंप्लायंट ऑफिसर्स थे,
उनके पास ट्रस्टेबल स्टेक होल्डर्स थे, उनके पास प्रॉपरली एंगेजमेंट थी पब्लिक की, उनके पास प्रॉपर ट्रस्ट था इन्वेस्टर्स का। ये तमाम रीजंस थी कि वो कंट्रीज अपने वर्क मॉडल्स के लिए या अपने जो प्रोजेक्ट्स थे उनके लिए प्रॉपरली दे हैव वर्कड, दिन रात उन्होंने मेहनत की, उनके प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुए एंड नाउ दे आर डेवलप्ड कंट्रीज। अपार्ट फ्रॉम दिस, जब उन्होंने अपने वर्क मॉडल्स वगैरह को इनिशिएट किया, अपने उन्होंने लॉन्च किया, उन्होंने वो सारी चीजें बताई जो उनके पास हैं। अगर हम लोग बीइंग अ डेवलप्ड कंट्री एंड आई एम बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री, still I'm not sure, I am not considering Pakistan as a developing country, still we are underdeveloped country. So being either a underdeveloped country या developing country, हमारे पास वो जराए नहीं है, हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है जो हम लोग उन इन्वेस्टर्स को दें या उन स्टेक होल्डर्स को दें कि वो इन्वेस्टमेंट करें पाकिस्तान के अंदर और एक प्रोजेक्ट को हम लोग चला सकें। तो दिस इज द मेजर थिंग। आई होप नहीं देखिए ना, लेकिन कुछ कंट्रीज, जापान है, वो तो मतलब बहुत चीप चीप प्लान्स भी, मतलब कि वो उसने उससे भी बहुत कुछ हासिल किया है कि छोटे छोटे साइकिल और इन चीजों से, उसमें तो नहीं लगता अपना, मतलब वो इतने एक्सपेंसिव नहीं है। तो हम इनको भी तो स्टार्ट करके जा सकते हैं आगे तक, तो हम तो ये भी नहीं कर रहे हैं। और नहीं, फंडिंग और कंट्रीब्यूशन तो पूरी दुनिया की पाकिस्तान में आती है। सपोर्ट है, ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान को बिल्कुल बेयारो मददगार छोड़ा हुआ है दुनिया ने। आती है, आईएमएफ से भी आती है, मतलब कर्जे भी आते हैं, बहुत सारी जो कंट्रीज हैं वो देते हैं। तो फिर भी पाकिस्तान क्यों नहीं कुछ कर रहा अभी तक? अच्छा, सब कुछ आता है। बेसिकली देयर आर टू रीजंस, एक तो हमारे पास पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, दूसरी ये है कि देयर इज करप्शन। मैं इसका नहीं कहना चाहता था, मैं डिमीन नहीं करना चाहता था, बस मकसद मसला यही था कि जितनी भी फंडिंग आती है, ये मैं वैसे भी बड़े प्रोजेक्ट्स के हवाले से कह रहा हूँ, मैं छोटे प्रोजेक्ट्स के हवाले से नहीं कह रहा या ग्रांट्स के हवाले से नहीं कह रहा जो कि स्टार्टअप्स वगैरह के लिए आते हैं। अभी मैं ये बड़े प्रोजेक्ट्स के हवाले से कह रहा हूँ जो आपने क्वेश्चन उठाया था कि आईएमएफ वगैरह देते हैं, क्योंकि आईएमएफ बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए इन्वेस्ट करती है। जितनी इन्वेस्टमेंट आती है उसका 0.5% हमारी पॉलिटिकल साइड पर चला जाता है। आई विल नॉट बी नेमिंग इट, ना ही मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को खाऊंगा यहाँ पे पिन पॉइंट कर दूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो 50% होता है वो भी नहीं लगता प्रॉपरली उस प्रोजेक्ट के ऊपर। रफली 20 to 30% जो प्रॉपर मनी है वो लगेगा उस प्रोजेक्ट के ऊपर। और जो प्रॉपरली प्लान भेजा गया था आईएमएफ को या यूएन की किसी ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि प्रॉपर प्लान्स भेजे जाते हैं एक कंट्री की तरफ से उस प्रोजेक्ट को इनिशिएट करने के लिए आईएमएफ या किसी और फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन के पास। जब वो पैसा भेजती है तो वो आईएमएफ या कोई फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन उस प्रोजेक्ट के एतबार से भेजती है। और यहाँ पर हमारी जितनी भी जो कह लें एजेंट आप कह लो हुकूमतें, वो आधा पैसा अपने पास रखती हैं एंड आधे से भी कम बाकी जो कह लो कि 20-30% इन्वेस्ट करेंगे प्रोजेक्ट के अंदर, तो बाकी जो 20% होगा रफली वो बाकी छोटे छोटे गवर्नमेंट ऑफिसर्स के पास चला जाएगा। सो दिस इज अ बेसिक थिंग। आपका पूरा पैसा उस प्रोजेक्ट के अंदर नहीं लगता। ये होगी बड़े पैमाने के ऊपर प्रोजेक्ट की बात। अब आप बात करते हैं कि जो फंडिंग या जो ग्रांट्स आते हैं छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए या स्टार्टअप्स के लिए, स्टार्टअप्स के अंदर कोई परेशानी नहीं है, कोई दो राय नहीं है, हम लोग अच्छा कर सकते हैं। वी जस्ट नीड गुड स्टार्टअप्स। पाकिस्तान के अंदर ऐसे बहुत सारे अच्छे स्टार्टअप्स हैं जो कि काम कर रहे हैं और उनको फंडिंग वगैरह ग्रांट्स वगैरह मिलती हैं और उनके अंदर कोई आप दो नंबरी नहीं कर सकते जो भी पाकिस्तान के अंदर बेसिकली काम कर रहे हैं। ऑनलाइन के अंदर मुझे भी इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, शायद आप कर लो, थोड़ा सा कर लो, ज़्यादा नहीं कर सकते, आप थोड़ा सा कर सकते हो, 0.1 कह लो या 0.5% कह लो, जिसमें आप थोड़ा सा अपना प्रॉफिट निकाल सकते हो अगर आप मेहनत कर रहे हो। लेकिन पाकिस्तान के अंदर देर आर मोर, आप कह लें ऐसे इदारे जहाँ पे आपको अपनी ऑडिट रिपोर्ट्स भेजनी होती है कि आपने 3 मंथ के अंदर जो जो फंडिंग का पैसा आया था, ग्रांट का पैसा आया था, आपने कहाँ कहाँ लगाया। आपको वो बिल्स वगैरह की कॉपीज, आपको वो सब चीज़ों की कॉपीज वगैरह अटैच करनी होती हैं क्योंकि वो आपको पैसा देंगे। दे आर एक्सपेक्टिंग गुड रिजल्ट या दे आर एक्सपेक्टिंग अ बेटर रिजल्ट या पॉजिटिव रिजल्ट फ्रॉम यू गाइस जिन्होंने स्टार्टअप लॉन्च किया। ऐसे ही नहीं वो फजूल में पैसा आप पे लगा रहे, उन्होंने कुछ देखा है आपके अंदर कुछ पोटेंशियल है तो वो पैसा लगा रहे हैं आप। ये हो गई उस एतबार से बात। और जो बाहर से पैसा आता है तो आपको उसकी भी हर 2 महीने के बाद या हर 3 महीने के बाद एक ऑडिट की रिपोर्ट उन ऑर्गेनाइजेशंस को भेजनी होती है। और
कभी कभी तो वो 3 महीने के बाद होती है, कभी कभी वो साल की ओवरऑल मान लेते हैं, ओवरऑल साल के अंदर आपने क्या किया था आगे। तो ये चीज बहुत ज्यादा आपके लिए हेक्टिक होती है, एंड इसके लिए आपको प्रॉपरली ध्यान से काम करना पड़ता है कि आप किस फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन से या किस अम, आप इदारे से ग्रांट ले रहे हो, क्योंकि दोज इंस्टीट्यूशंस आर एक्सपेक्टिंग अ पॉजिटिव रिजल्ट फ्रॉम यू, कि ये स्टार्टअप अगर हम लोग इसको अभी इनिशियली सपोर्ट कर रहे हैं, एट दी एंड किसी ना किसी मोड पर जाके इट विल स्टार्ट गेनिंग द प्रॉफिट, एंड देन इट विल बी टर्निंग इनटू अ बिग बिजनेस, वर्ल्ड कह लो नेशनली कह लो, उसके बाद वो वर्ल्ड वाइड। सो आई होप कि आपको आपका आंसर मिल चुका होता है, नहीं मिला तो प्लीज थैंक यू, मिल गया। नो वरीज सेवा। अच्छा, तो थैंक यू सो मच अनुषा आपका, और थैंक यू सो मच मिस बुशरा आपका कि आपने क्वेश्चन किया था, हाउ कैन वी बैलेंस इकोनॉमिक सोशल एंड इकोनॉमिक एनवायरमेंटल गोल्स। दो मॉडल्स हैं, थ्योरेटिकल मॉडल्स हैं, हकीकी मॉडल्स नहीं है, जो कि इस चीज के ऊपर बनते हैं। अभी तक किसी कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जिसने 100% इन तीन चीजों को बैलेंस आउट किया। देयर आर बेसिकली टू मॉडल्स, अभी मेरे पास वो पिक्चर नहीं है, मैं पिक्चर बना देता हूँ, मेरे जहन में है, मैं व्हाट्सएप पे अभी कहोगे तो अभी शेयर कर दूंगा, या हाइट लाइक इफ यू वांट मैं इसको बाद में शेयर कर सकता हूँ, अभी कर देता हूँ क्योंकि अभी इसको आंसर दे रहा हूँ। सो बेसिकली जैसी वो पिक्चर अभी तक आपके पास आएगी, देन वी विल बी हैविंग क्वेश्चन आंसर टू दिस क्वेश्चन। मीनवाइल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आप काइंडली टाइप कर सकते हैं चैट बॉक्स के अंदर, या यू कैन रेज योर हैंड। गाइस या तो मैंने बहुत ज्यादा बुरा पढ़ाया है, या तो मैं इतना ज्यादा अच्छा से पढ़ाया है कि इसको समझ ही नहीं, सबको समझ आ चुकी है। जी मैम, यू कैन आस्क इट। ओके। अच्छा दानिया भाई, मुझे लग रहा है कि ये जो टॉपिक है ना इंडस्ट्रियलाइजेशन या डेवलपमेंट का, ये आपने बुरा नहीं पढ़ाया, लेकिन इसके अंदर पॉलिटिकल एक्सपेक्ट ज़्यादा है। अब ये ऐसा टॉपिक नहीं है जिसके अंदर हम अपना कोई रोल प्ले कर सकें। इसमें मोस्टली गवर्नमेंट का ही रोल है, हमारे जो सुपीरियर्स है उनका ही रोल है, और हम उससे रिलेटेड कुछ कर नहीं सकते। तो इट्स रादर डिप्रेसिंग टॉपिक, मैं ये कहूँगी। प्लस अगर मुझे लगता है कि अगर हम कुछ करना भी चाहें तो इसमें ये कर सकते हैं कि हमारा इन्फ्लुएंस सोशल मीडिया पे ज़्यादा है, तो हम वहाँ से बॉयकॉट कर सकते हैं फॉरेन प्रोडक्ट को, ताकि हमारे इम्पोर्ट्स कम हो और हमारे जो लोकल ब्रांड्स हैं वो आगे आ सकें, ताकि उनकी इंडस्ट्रीज काम कर सकें। और इसके अलावा आई डोंट नो क्या करना चाहिए। आप अगर हमको बताएं कि इस लेवल पे, अगर हम यूथ है ना यहाँ पे, ज़्यादातर 20s के अंदर होंगे, बाकी अगर हो तो हमारे लेवल पे हम क्या कर सकते हैं? थैंक यू सो मच मिस महाम, मैं आपका क्वेश्चन जरूर अभी आंसर करता हूँ। जस्ट अ मिनट, आई एम सेंडिंग द पिक्चर। मैं जैसे सेंड करता हूँ पिक्चर व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, मैं आपको आपके क्वेश्चन का जवाब जो है वो बता देता हूँ। जस्ट अ मिनट।
सो गाइस, मिस बुशरा है यहाँ पर या नहीं है? आई एम जस्ट सेंडिंग द पिक्चर। सॉरी, थोड़ा सा देर हो चुकी पिक्चर आने में। एंड मिस मैम, आई विल बी आंसरिंग योर क्वेश्चन। जस्ट मैं पिक्चर भेज दूँ फिर वी कैन टॉक ऑन दिस। सो सॉरी गाइस, एक्चुअली आई थिंक सो कि आपको वो पिक्चर पहुंच चुकी होगी। वेल बेसिकली जैसे मिस बुशरा आती है देन वी कैन आंसर दिस क्वेश्चन। राइट नाउ मिस मैम, आपका जो क्वेश्चन था कि हम लोग अपने ऑन पे क्या कर सकते हैं, स्टिल यही है कि हम लोग किस तरीके से इसको लेके चल सकते हैं। बहुत बड़ी चीज़ है। अगर हम लोग पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में बात करें कि किस तरीके से हम लोग पाकिस्तान को SDG 9 के अंदर किन ऊंचाइयों तक लेके जा सकते हैं। वी कैन गो टूवर्ड्स क्वालिटी एजुकेशन के एतबार से इस तरीके से कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्चर्स को बना सकते हैं पाकिस्तान के अगर हम लोग देखें पर्सपेक्टिव में। मैं पढ़ रहा था UN के SDG। अच्छा, तो सो सॉरी गाइस, स्टिल यहाँ पे दोबारा से लाइट चली जा चुकी थी, इस वजह से आई कैन नॉट अटेंड फ्रॉम माई लैपटॉप। सो आई हैव स्विच टू माई फ़ोन। सो जो बेसिकली रीज़न थी कि हम लोग क्या कर सकते हैं अपने बिहाफ पे, अपने बिहाफ पे वी कैन गो टूवर्ड्स मोर ऑडिटिंग की साइड पर। ऑडिटिंग की साइड पर के जाने के साथ साथ वी कैन ऑल्सो गो टूवर्ड्स, आप कह लें, अपने स्टार्टअप्स लॉन्च कर सकते हैं। देर आर नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स पाकिस्तान इस्लामाबाद में है, लाहौर के अंदर भी है, पेशावर के अंदर भी है, कराची के अंदर भी है, NICs के नाम से, जो कि फ़ंड करते हैं हमारे अपने स्टार्टअप्स को। अपार्ट फ्रॉम दिस वी कैन ऑल्सो गो टूवर्ड्स रिसर्चर्स की साइड पर। रिसर्चर्स की साइड पर इस तरीके से कि मैं UN की SDG रिपोर्ट पढ़ रहा था 2024 की। एंड राइट नाउ हम लोगों ने जो SDG 4 के अंदर बेसिक गोल के अंदर हम लोग प्रोग्रेस किया वो यही किया है कि हमारी जो टाइम्स के एतबार से यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग आती है उसके अंदर हमारी यूनिवर्सिटीज़ अच्छी रैंक कर रही हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। सिर्फ हम लोग उस चीज़ के अंदर, उस इंडिकेटर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इसका मतलब ऐसे यही है कि हम लोग रिसर्चर्स के एतबार से ज़्यादा अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं। रिसर्चर्स का बेसिकली काम यही है कि either we can go towards policy making side, either we can go towards technological solutions, I can go to either we can go towards ऐसे आप कह लें मॉडल्स जहाँ पर हम लोग इंडस्ट्रीज को अपनी एक्सपर्टीज बेच सकते हैं कि obviously we will not be teaching all those expertise to those industrialists कि हमारा ही एक तरीके से जो आप कह लो जॉब है वो इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह सारे खा लें और वो कहें कि यार आपके जॉब वगैरह नहीं है। आप लोग उनको बेसिकली वो सब चीज़ें बताओ, लेकिन एक ऐसी चीज़ अपने पास ज़रूर रखो कि आप उनको वो चीज़ ना बताओ, क्योंकि एट दी एंड वो इंडस्ट्रियलिस्ट जॉब्स वगैरह आपकी, सॉरी टू से, लेकिन वो कभी किसी भी मोड पे खा सकते हैं। जॉब्स की इस तरीके से रेशियो चल रही है। इंडस्ट्रियलिस्ट के पास आप अपनी एक्सपर्टीज़ वगैरह को बेच सकते हो और रिसर्चिंग वाली साइड पे आप जा सकते हो, पॉलिसी मेकिंग की साइड पे आप जा सकते हो। स्टिल आई कैन से कि पाकिस्तान इज़ इन अ क्रिटिकल सिचुएशन जहाँ पे आपको पॉलिसीज़ मेकिंग की साइड की तरफ और इम्प्लीमेंटेशन की साइड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। देर आर अ लॉट ऑफ फील्ड्स जहाँ पे पॉलिसीज़ वगैरह बनी हुई हैं, लेकिन उन पॉलिसीज़ के ऊपर प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। हमारे पास वर्क फोर्स नहीं है। वर्क फोर्स भी चले आ जाए तो
हाउ आर वी गोइंग टू कन्विंस दोज इंडस्ट्रियलिस्ट के आप लोग इस तरीके से सस्टेनेबली काम करें? That is the major thing, and I think so that is where the youth can perform well as compared to those people जो कि sorry to say 60 या 50 प्लस एजेस पे बैठे हुए हैं और वो गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर काम कर रहे हैं अपने ऑफिस के अंदर बैठ के एज कम्पेयर टू द यूथ। हमारे पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। वी कैन गो टूवर्ड्स ऑडिटिंग साइड, वी कैन गो टूवर्ड्स रिसर्चिंग साइड। रिसर्चर ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगे देन वी कैन सेल और एक्सपर्टीज़। हम लोग इंडस्ट्रियलिस्ट के पास भी काम कर सकते हैं, उनके लिए उनके अंदर काम कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली सब चीज़ें करो, एक चीज़ अपनी सीक्रेट अपने पास रखो ही रखो। दिस इज़ द थिंग मिस माम। अगर इसके अलावा बात करें तो वी कैन लॉन्च और ऑन स्टार्टअप्स, छोटे छोटे प्रोजेक्ट से शुरुआत करें। आई कैन से कि आई हैव इवन स्टार्टेड माई ऑन प्रोजेक्ट। मैंने खुद अपनी डिग्री के अंदर ही बहुत ज़्यादा ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जिनकी शुरुआत की थी और राइट नाउ दीज प्रोजेक्ट्स आर पेइंग मी ऑफ। सो यस, हम लोग अपना खुद ज़रिया बना सकते हैं एंड वी जब हमारी खैर से प्रोग्रेस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी, वी विल बी गेनिंग द मीडिया टेंशन। मीडिया टेंशन से ये होगा कि हमारी जो पाकिस्तान की इमेज है, जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं, डेट विल बी इम्प्रूव्ड और वो इन्वेस्टर्स को रागिब करेगी टूवर्ड्स इन्वेस्टिंग इन पाकिस्तान। आई थिंक सो मिस माम, आपका जो आंसर है वो आपको मिल चुका होगा। प्लीज लेट मी नो मिस माम कि आई हैव ज्वाइन फ्रॉम माय फोन। लैपटॉप से काफ़ी आसान हो जाता है, लेकिन फ़ोन से थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जी, आपने मुझे सही बता दिया। इससे रिलेटेड स्टिल अगर आप स्टार्टअप की बात करें तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे मेरे, तो मैं इंशाल्लाह अगर आगे एसटीजी जॉब पढ़ाएंगे उसमें मैं पूछूंगी। श्योर मिस माम, आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू, क्योंकि मेरे जितने भी स्टार्टअप्स हैं बेसिकली दीज दोज आर रनिंग रिगार्डिंग SDG 13, क्योंकि बीइंग एन एनवायरमेंटल साइंटिस्ट मेरा यही काम है। तो आई होप इंशाल्लाह मैं आपसे मज़ीद इसके ऊपर बात करूँ। सो जी, थैंक यू सो मच मिस माम वंस थैंक अगेन। यू। नो वरीज। स्वालिया, आपका क्वेश्चन है, गिवन द करंट ब्रेन ड्रेन एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस इन पाकिस्तान, do you think students seeking opportunities abroad today will return with a positive mindset in 4 to 5 years? With people focused on survival, it seems unlikely they'll easily have the courage needed for innovation and startups. How can we expect to implement? Just a minute. How can we expect to implement the SDG? मेरे फोन पे ये सही तरीके से शो, अच्छा। How can we expect to implement SDG goals in these trying times? जो आपका पहला क्वेश्चन है, मैं पाकिस्तानी यूथ के बिहाफ पे तो नहीं ये कह सकता हूँ कि जहाँ तक मेरे सीनियर से या जिन जिनसे मैं मुलाकात कर चुका हूँ, 50-50 है। 50% ऑफ पाकिस्तानी यूथ विल कम होम एट दी एंड, चाहे जो भी हो जाए, 6 साल बाद आए, 7 साल बाद आए, बट एट दी एंड दे विल कम इन पाकिस्तान नो मैटर वट। एंड 50% ऑफ पाकिस्तानी यूथ विल नॉट बी कमिंग टू पाकिस्तान। आई वॉज रीडिंग एन आर्टिकल जहाँ पे कहा गया था कि 2023 के एंड तक around 16 lakh Pakistanis have flown away from their homeland to different countries, और उसके अंदर भी मेजरली जो रेशियो थी वो यूथ की ज़्यादा से ज़्यादा थी। और उसके बाद आता है इंडिया का नंबर। प्लीज़ नंबर पे गौर रखिएगा, इट्स 1.6 मिलियन, 16 लाख पाकिस्तानी, और इंडिया की जो थे दीज आर मेयर 167,000 पीपल, लाइक 1,67,000 लोग थे जो इंडिया से गए थे, और ये सेकंड हाईएस्ट नंबर था यूथ का जो कि अपने कंट्री छोड़ के गए। ये पहला पार्ट था। दूसरा ये है कि अगर आपके अंदर जज्बा है, एनकरेजमेंट है, यू कैन कैरी आउट योर ऑन स्टार्टअप। इनोवेशन के लिए आपके पास लिंक्स हो, आपके पास नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटीज़ हो, और पाकिस्तान के अंदर मैं यकीन जानिए कि आइदर यू आर सिटिंग इन इस्लामाबाद, मुल्तान, कराची, पेशावर, लाहौर, आपके पास नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटीज़ वो आएंगी। नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटीज़ के साथ, और आप कह लें विद शेयर डिटर्मिनेशन, आप अपने स्टार्टअप को सही तरीके से, अच्छे तरीके से काम करवा सकते हैं। स्टार्टिंग वही है,
स्टार्ट करें द प्रोजेक्ट आइडिया डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस के साथ, एंड देन वी कैन मूव फॉरवर्ड। और ये है कि इन ट्राइंग टाइम्स के अंदर भी एसडीजीज के ऊपर काम हो रहा है। देर आर मोर देन, आप कह लें, अगर मैं कहता हूँ कि 2% पाकिस्तानी कम्युनिटी भी काम कर रही है ना, 2% पाकिस्तानी कम्युनिटी के एसडीजीज के ऊपर, हमारी जो अभी करंट कह लें रैंकिंग है 137 आउट ऑफ 167, वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो सकती है। सो आई होप सालिया कि आपका जो आंसर है वो आपको मिल चुका हो। थैंक यू सो मच। जी सिकंदर, आपका हैंड रेज है, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन आप मेरे से पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सिकंदर। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये है, तो जो आप जो भी लिंक बता रहे हैं वो हमारे व्हाट्सएप पे सेंड करना। जी जी हेलो सर। जी सिकंदर, सॉरी आप दोबारा से और रिपीट कर सर सकते हैं। सर मैं रिपीट करता हूँ सर, असद ने कल जो लिंक बताए थे ना, वो भी आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना। अच्छा सिकंदर, आप मुझे काइंडली टेक्स्ट कर दीजिएगा, मैं कर दूंगा आपको। थैंक यू सर। नो वरी सिकंदर, थैंक यू। मजीद ये कि अच्छा, सो सॉरी, मैं सेशन के अंदर ही कुछ चीज़ें बताना भूल चुका था आपको, मुझे याद आया और मैंने कहा आपको पहले बता दूं। अगर मैं वैसे बात करूं यूएन की रैंकिंग के मुताबिक, सिकंदर काइंडली अपना माइक आप ऑफ कर दीजिएगा प्लीज़। अच्छा, सो अगर मैं यूएन की एसडीजी रिपोर्ट 2024 के अतबार से बताऊं कंट्री रैंकिंग्स, तो मैं आपको ऐसे बता देता हूं कि करंटली कहाँ कहाँ कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि प्रोग्रेस कर रहे हैं एसडीजी 9 के अतबार से। सो जो एसडीजी 9 के अतबार से कंट्रीज़ प्रोग्रेस कर रहे हैं, 2000 ऑस्ट्रिया, बहरीन, चाइना, क्रोशिया और इटली। और इटली के साथ सऊदी अरेबिया, जो कि एसडीजी 9 के अतबार से बहुत अच्छे से प्रोग्रेस कर रहा है। इसके अंदर वैसे मैं कुछ कंट्रीज़ की रैंकिंग बता दूं, तो वो ये है कि ऑस्ट्रिया की जो रैंकिंग है, डेट इज़ 6 आउट ऑफ 167 कंट्रीज़, जो एसडीजी के अतबार से बहुत अच्छा जा रहा है। उसके बाद मैं कहता हूँ कि देर इज़ क्रोशिया, जो कि 8 नंबर पर आता है आउट ऑफ 167। क्रोशिया दरअसल क्लाइमेट एक्शन के अतबार से बहुत ज़्यादा मार खा रहा है, और वो एसडीजी 1, एसडीजी 9 और एसडीजी 10 के अंदर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। अगर मैं हमारे कॉन्टिनेंट के अतबार से बात करूं, तो चाइना की जो रैंकिंग है डेट इज़ 68, उसने नो पॉवर्टी और ये एसडीजी 9 के अतबार से बहुत ज़्यादा अच्छी प्रोग्रेस कर रहा है और बहुत अच्छा जा रहा है। नो पॉवर्टी के अतबार से चाइना ने तकरीबन, आप कह रहे हैं कि जो 2030 का गोल था नो पॉवर्टी वाला, वो अचीव कर लिया है। उसके अलावा अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, तो वी आर मॉडरेटली इम्प्रूविंग, हम लोग आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव हो रहे हैं एसडीजी 9 के अतबार से। श्रीलंका भी आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव हो रहा है, मॉडरेटली इम्प्रूविंग। इंडिया भी मॉडरेटली इम्प्रूव कर रहा है, और बांग्लादेश भी मॉडरेटली इम्प्रूव कर रहा है। मैं वैसे इनकी रैंकिंग्स बता दूं, तो श्रीलंका की रैंकिंग है 93, इंडिया की रैंकिंग है 109, और बांग्लादेश की जो रैंकिंग है डेट इज़ 107। और आई एम होपिंग कि मिस बुशरा हो, तो मैं बस वो आखिरी जो क्वेश्चन है वो बता दूं, जो मैंने पिक्चर सेंड किया है बेसिकली। तो दीज आर टू मॉडल्स, ये ऐसे थियोरेटिकल मॉडल्स हैं जो कि पढ़ाए जाते हैं इन इन्वायरमेंटल साइंसेस। इसका एतबार से ये है कि अगर हम लोगों ने अपने इन्वायरमेंटल, हमारे सोशल और हमारे जो आप कह रहे हैं इकोनॉमिकल फैक्टर्स हैं, उनको बैलेंस आउट करना हो, तो देर आर दीज टू मॉडल्स आर वेरी हेल्पफुल। जो पहला मॉडल था लेफ्ट साइड के ऊपर, जिसके अंदर आप ये कह रहे हैं कि इकोनॉमिक जो फैक्टर्स हैं डेट आर द सेंटर, एंड देन जो सोशल फैक्टर है वो सराउंड कर रहा है, और इन्वायरमेंटल फैक्टर उसके बाद सराउंड कर रहा है। जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है, उसका मतलब ये है कि लोगों की तवज्जो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वायरमेंट के ऊपर है, उसके बाद सोशल के ऊपर है, और उसके बाद जाके इकोनॉमिक के ऊपर है। अगर वो इस एतबार से बैलेंस आउट करें, तो देन दे कैन प्रोग्रेस सस्टेनेबली। ये पहला पहला मॉडल था। जो राइट साइड पर मॉडल था, वो ये है कि हमें इकोनॉमी, सोशल और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को साइमल्टेनियसली लेके चलना पड़ेगा, आहिस्ता आहिस्ता लेके चलना पड़ेगा। दीज टू मॉडल्स आर थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल अभी तक अप्लाई नहीं हुए। एंड दीज टू मॉडल्स थ्योरेटिकल ये बिलीव किया जाता है कि
will help to balance the environmental, social and environmental factor, economic factors. So I hope कि आंसर समझ आ चुका हो। जी तैयबा, यू हैव रेज्ड योर हैंड, आपका कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकती हैं। पाकिस्तान किसी भी एसडीजी में 51 to 50 रैंकिंग में है आउट ऑफ 167। नहीं तैयबा, ये जो रैंकिंग्स हैं ये पाकिस्तान, ये ओवरऑल है। और मैं वैसे बता दूं तो पाकिस्तान अभी किसी भी एसडीजी के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इम्प्रूव नहीं कर पाया है। कुछ ऐसे एसडीजीज हैं जहाँ पे पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव कर रहा है, लेकिन जो कहते हैं ना कि अच्छे तरीके से इम्प्रूव करना, जिस तरीके से मैंने एग्जांपल दी चाइना की या बहरीन की या ऑस्ट्रिया की, वो पाकिस्तान अभी तक नहीं पहुंचा। और हम लोग अभी आगे मजीद जो एसडीजीज हैं वो पढ़ेंगे, देन हम लोग एक नतीजे पे पहुंचेंगे कि किस तरीके से हम लोग पाकिस्तान को इम्प्रूव कर सकते हैं एसडीजीज के टर्म के अंदर। आई होप कि यू आर गेटिंग माई पॉइंट। यस। थैंक यू सो मच तैयबा। और मजीद अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। आइदर कल के सेशन के अंदर आप पूछ लीजिएगा या आइदर अभी आप पूछ सकते हैं हैंड रेस करके। मजीद यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप। ये है कि फिर देन वी कैन ऑल्सो गेट इट आउट दैट क्वेश्चन, या उस आपके सवाल का हम लोग हल निकालेंगे, सोल्यूशन निकालेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर स्टेइंग टिल नाउ। डिस्कशन करके अच्छा लगा एसडीजी 9 के ऊपर। मेरे लिए कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मैंने नई सीखी हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन वंस अगेन। लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू ऑल इन टुमारो सेशन, और वो वाला जो सेशन है डेट इज़ ऑन एसडीजी 10। खुदा हाफिज़, ध्यान रखिए अपना आप सब, और मिलते हैं इंशाल्लाह कल विद और न्यू गेस्ट स्पीकर। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़।